Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about the next topic that is very important topic. Numerical point of view से भी वो काफी important है. That topic is about the heat of reactions. Means reactions के बारे में हमने पीछे सीखा कि reaction is said to occur when the old bond breaks and new bonds formed. And reaction is said to occur when the reactants get converted into products. तो जब reactant product में convert होते हैं, पुराने bond टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो उसके दौरान हीट चेंज जरूर होगा. मीन्स नेट वर्ड जो था, क्योंकि आपने सीखा था रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हो सकती है. क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें नेट हीट इवोल्व हो, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें नेट हीट एब्जॉर्ब हो. तो मीन्स आपकी कोई भी रिएक्शन चले, उस रिएक्शन के दौरान अगर वो केमिकल रिएक्शन है तो हीट चेंज जरूर होगा. नेट हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या नेट हीट इवोल्व होगी. तो अब हम सीखेंगे वो अलग अलग कौन सी है रिएक्शंस जिनके दौरान हम हीट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है यहाँ पे, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, उसको हम फिर से भी आपको यहाँ पे बताएंगे. दैट इज द हेसिस लॉ. हेसिस लॉ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. आपके काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं हीट ऑफ रिएक्शंस के, वो आपके हेसिस लॉ को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे इजीली वो सोल्व हो जाते हैं. उसके बाद जब हम ये टाइप्स देखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन की जितनी भी होंगी, उनके साथ साथ हम उनके बेसिस के ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल, किस तरह के कोई रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. दैट इज अबाउट द हीट ऑफ रिएक्शंस एंड देयर डिफरेंट टाइप्स. तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं हीट ऑफ रिएक्शन की वो देखें. उससे पहले हमें ये तो पता होना ही चाहिए ना कि आपकी हीट ऑफ रिएक्शन कहते किसे हैं. या उससे पहले एक चीज और चलो हम देख लेते हैं कि आपने जो ये शब्द यहाँ पे देखा कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड. और भी तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और भी तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि जिसके दौरान हीट रिक्वायर्ड होती है या हीट आपकी रिलीज हो जाती है. तो ये सारी की सारी बातें आज हम सीखेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर. तो देखो आप बड़े ध्यान से, जैसे सबसे पहले हम आपको बात बता देते हैं अपने हेसिस लॉ के बेसिस के ऊपर. हेसिस लॉ आपका क्या होता है, जिसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि कोई भी रिएक्शन, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के वेज डिफरेंट हो सकते हैं. तो मीन्स वो रिएक्टेंट उस प्रोडक्ट में चाहे एक ही स्टेप में कन्वर्ट हो जाए या एक से ज्यादा स्टेप में कन्वर्ट हो जाए, जो अमाउंट ऑफ हीट चेंज होगी दैट विल रिमेन्स द कांस्टेंट, दैट विल रिमेन्स द सेम. तो इसने क्या स्टेटमेंट दिया, जैसे यहाँ पे हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. फॉर एग्जाम्पल ए को आप डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर उससे होगा क्या, उसके दौरान मान लीजिए जो हीट चेंज है वो बोलो कितनी वैल्यू है यहाँ पे Q1. लेकिन अगर आप ए को पहले सी में कन्वर्ट करते हैं, सी को बी में और बी को फिर डी में कन्वर्ट करते हैं, तो जब आप ए को सी में किया तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट चेंज, सी को बी में किया तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट चेंज, बी को डी में किया तो Q3 अमाउंट ऑफ हीट चेंज. तो और एक ही स्टेप में किया तो ये बड़ा जो Q लिखा Q1 अमाउंट ऑफ हीट चेंज. तो मीन्स जो हीट चेंज होगी दैट विल रिमेन्स द सेम, वो वैल्यू सेम आएगी. जो Q1 की वैल्यू होगी यहाँ पे, मान लीजिए जो भी वैल्यू होगी, तो ये जो स्मॉल Q1, स्मॉल Q2, स्मॉल Q3, इन तीनों का समअप करेंगे तो वो जो कैपिटल Q1 है उसके इक्वल ही रहना है. तभी तो हमने स्टेटमेंट दी थी. It states that the total amount of heat change, the total amount of heat change means change हुआ है, that may be the heat absorbed or heat evolved in the chemical or the physical reaction. आमतौर पे हम chemical ही study करेंगे यहाँ पे. is same whether the reaction takes place in the one step or in several step, or you can say in one step or in more than one step. तो ये आपका हेसिस लॉ कहलाता है. क्योंकि यहाँ पे आपकी मेनी स्टेप्स में जब होती है तो जो हीट चेंज है उनका आप समअप करते हैं, तो लॉ ऑफ, इसलिए हम कहते हैं कांस्टेंट हीट समेशन. जो हीट जो डिफरेंट स्टेप्स में आई, उन हीट का आपने सम अप किया, समेशन किया, तो वो भी कांस्टेंट रही, वो जो एक स्टेप में आई उसके इक्वल ही रही. तो इसलिए कह दिया गया इस लॉ का नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. अब इसी को देखो हमने बताया था, जो हीट चेंज है अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन होती हो देन दैट इज द Q1. मैनी स्टेप में होती है सो दैट कंप्लीट को Q2 का, एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल Q1 स्मॉल Q2 प्लस स्मॉल Q3. तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द हेसिस लॉ. अब इसके बाद जैसे कि हमने बताया, अब हम डिस्कस करेंगे उन टर्म्स के बारे में जिसके दौरान हीट चेंज आपको दिखता है. ऐसी टर्म्स को हम स्टडी करेंगे जिसके दौरान आपको दिखाई देगा हीट एब्सॉर्ब हो गया, हीट इवोल्व. कुछ बातें हम वो सीख ले पहले
वो जान ले हम, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ चुकी होती है, पीरियोडिक टेबल में हम सीख चुके होते थे। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी आपने सीखा था ना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या था कि मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, जैसे ग्रुप 1 के हमने यहाँ पे दिखा दिया लिथियम, कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1:2s1। देखो वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम चाहते हैं कि इसको हम रिजेक्ट कर दे, निकाल दें। तो जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन, उसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा? एनर्जी देनी होगी। तो देनी पड़ी ना एनर्जी, वही तो हम बता रहे हैं। आज हम पहले आपको उन टर्म्स के बारे में थोड़ा जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, रिमेमोराइज आपको करवा रहे हैं, जो आप पहले सुन भी चुके होते थे। तो मीन्स डेफिनेशन क्या बनी यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज, चेंज क्या आएगा यहाँ पे? एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट इज रिक्वायर्ड हेयर। सो द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड, बोलो किस लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी? बताएं शाबाश। इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ दैट आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये हमें ध्यान रखना पड़ता था। इसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, आपके पास जो भी ये एटम हो, ये गैसियस स्टेट के अंदर हो, ये गैसियस स्टेट के अंदर हो। ये सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? ये इसलिए हमने आपको यहाँ पे बताया कि मान लीजिए, ध्यान देना आप, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे लिथियम होता, और मान लीजिए वो सॉलिड स्टेट में होता। क्लियर हो गया? और अब हम चाहते हैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें। तो सबसे पहले इसके अंदर से देखो इलेक्ट्रॉन तो लॉस होगा नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? जो लिथियम सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसको सबसे पहले मान लीजिए आपने हीट दी, तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया। मान लीजिए फिर से आपने हीट दी, तो जो लिथियम है मान लीजिए ये वेपर स्टेट के अंदर आ गया, गैसी स्टेट के अंदर आ गया। उसके बाद फिर आपने जब हीट दी, एनर्जी दी, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, लाइफ पॉजिटिव बन गया। बन गया ना आपका? तो यहाँ पे आपने कोई एनर्जी दी, एक्स जूल आपने एनर्जी दी। ये हीट ऑफ क्या कहलाएगी आगे हम पढ़ेंगे। सॉलिड को लिक्विड में बदला है तो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन है, सॉलिड को लिक्विड में बदला। सो ये जो आपका एक्स है, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे आप इसे? दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट ऑफ फ्यूजन है आप, जो कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें। लेकिन एक बेसिक चीज यहाँ पे जरूर आएगी, ये जो सब्सटेंस है जो आपने लिया, ये इसकी अमाउंट हमें फिक्स करनी होगी। दैट इज द 1 मोल। 1 मोल, 1 मोल सॉलिड को जब आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, कितनी हीट की जरूरत पड़ी ऐसा करने के लिए, दैट कॉल्ड एज द हीट ऑफ फ्यूजन। उसी टाइप से ये आपके पास मान लीजिए 1 मोल आपके पास लिक्विड आ गया, ये 1 मोल आ गया आपके पास। अब 1 मोल जो ये लिक्विड आ गया, इसको आप जब गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको वाई जूल हीट देनी पड़ी, वाई किलो जूल, जो भी आप लिखना चाहें। तो दैट वाई हियर कॉल्ड एज द हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में। सो दैट इज कॉल्ड एज द, दैट वाई हियर कॉल्ड एज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बोलो आप इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गई बेटा यहां तक की बातें? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके पास, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब आपने अब यहाँ पे एनर्जी दी, एंड दैट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकला और ये देखो Li पॉजिटिव आयन बन गया गैसियस स्टेट के अंदर। तो नाउ इट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इस सॉलिड को आप सीधा वेपर स्टेट में बदल देते, यहाँ पे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है ऐसा जो डायरेक्ट वेपर में बदल सकता है, तो जब सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो कब बदलते हैं? एट देयर मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड को गैस में बदलते हैं तो एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप सॉलिड को गैस में बदलेंगे तो क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ द सॉलिड इनटू डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपने उसे मेल्ट ही कर दिया, उसको मेल्ट ही हो गया, तो वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में तो डायरेक्ट नहीं बदलेगा। तो मीन्स इस तरीके से हीट करना है कि द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। और मान लीजिए यहाँ पे आपको देनी पड़ी है जेड जूल हीट। नाउ इट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसे आप क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। देखो ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि जब आप कोई न्यूमेरिकल निकाल रहे होंगे तो वहां पे पजल हो जाते हैं कि किस को कौन सी एनर्जी कहें, कौन सी हीट कहें। तो बातें हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की थी। तो जब आपके पास मान लीजिए लिथियम सॉलिड स्टेट में है, आपने कह देंगे इतनी एनर्जी दे दी और उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। वो जितनी भी एनर्जी दी, वो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम नहीं आई। जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में बदला होगा, कुछ एनर्जी वहां पे, वो तो हीट ऑफ फ्यूजन थी। फिर लिक्विड गैस में बदला, वो तो हीट ऑफ वेपराइजेशन थी।
अब ये जब वेपर स्टेट में आया, अब जो एनर्जी दी दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए ऐसे केस में अगर कोई सॉलिड है तो आपके पास उसने दे दी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी हुई, वो तो क्या हुई, एक्स प्लस वाई प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, इन तीनों का सम है वो। तो वो चाहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी दे दे, ये टोटल तो उसने बता दी, तो साथ के साथ उसको ये बताना होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि एक्स प्लस वाई को तो हमें माइनस करना होगा ना टोटल में से, तभी तो आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगी। या वो हीट ऑफ सब्लिमेशन दे दे, तो जेड की वैल्यू दे दे, तो जो टोटल वैल्यू में से अगर हम जेड की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि न्यूमेरिकल ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो ये टर्म वही थी जो आपने पहले पढ़ चुके थे, आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम अगला पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है? जनरली आपने देखा होगा ये जो टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम कब अप्लाई करते हैं, कहां पर इसको यूज करते हैं? इस टर्म को हम यूज करते हैं अपने जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, इस टाइप से होता है ना बेटा, वहां पे ऑक्सीजन हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर द फ्लोरीन। तो हुआ क्या, मान लीजिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया कोई फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन है आपके F9, देखो मैंने लिख दिया, ध्यान देना जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ। फ्लोरीन मान लीजिए मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए लिखी, और वो लिख दी मैंने 1s2, ये 2s2, और देखो 2p5, ठीक हो गया ना बेटा, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, हम ये चाहते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दे। तो इसका जो डायग्राम आप बनाएंगे, ये इसका न्यूक्लियस होगा, देखो +9 मैंने अंदर लिख दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 9 है। उसके बाद देखो ये पहली शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड, ये सेकंड शेल का ये 2s हो गया, ये सेकंड शेल का ये 2p हो गया। 2p जो सब शेल होती है उसके अंदर 3 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो ये 4 इलेक्ट, ये 1 2 3 4 5 ऐसे, पहले 1 1 करके भरते हैं, 1 2 3 फिर 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह। इसलिए बाहर से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, हम चाहते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम इसमें एंटर करते हैं, क्योंकि इसमें 2d तो होता नहीं, क्योंकि सेकंड शेल है, 2d तो इसमें होगा नहीं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डलेगा, इसी के अंदर यहाँ पे हमें डालना है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो होगा क्या, ये जो न्यूक्लियस ही तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये डलेगा यहीं पे, लेकिन ये तब डलेगा जब इसकी न्यूक्लियस के साथ क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो जब भी अट्रैक्शन होती है तो बोलो क्या होगी इस प्रोसेस के दौरान, जब ये आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी बोलो क्या होगी, रिलीज्ड होगी। क्लियर हो गया? ये जितनी भी एनर्जी जो निकली इस वक्त, उसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी थी, जो ये आपका एटम है फ्लोरीन एटम, इसकी इस इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या थी बोलो, एफिनिटी थी। इसने इसको ले लिया, कोई भी कब लेता है, क्या होना चाहता है, यूनिवर्स में स्टेबलाइज होना चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, ये 10 हो जाएगा, नियोन जैसा हो जाएगा, ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होगी, तो एनर्जी निकलेगी, इस निकली हुई एनर्जी का नाम क्या है बोलो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बोलो क्या कहते हैं आप इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने बताया ना इस यूनिट में, हम जब स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में, उससे पहले हम कुछ एक दो टर्म आपको वो बताना चाहते हैं जिसके दौरान हीट एब्सॉर्ब या रिलीज हुई। तो डेफिनेशन बोलो क्या बनी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, निकली ना यहाँ से एनर्जी कब, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंशियल, वैलेंशियल में ही डला है, वैलेंशियल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने ये आपको बता ही दिया कि गैसियस एटम की फॉर्म में ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह पाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, देखो आप समझ पाएंगे। मान लीजिए, ध्यान देना, मान लीजिए आपके पास F नहीं था, आपके पास F2 था। देखो वैलेंशियल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना फ्लोरीन के, देखो यहाँ पे आपने देखा था, देखो 2s2 1s2 2s 2p5 5 है, एक जगह खाली है। एक फ्लोरीन ने दूसरे फ्लोरीन के साथ देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये बॉन्ड बना लिया, देखो इस टाइप से बॉन्ड बना लिया। अब फ्लोरीन के पास देखो वैलेंशियल में क्या हो गया, देखो 2s2, देखो ये जो 2s है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन देखो इकट्ठे हैं वैलेंशियल के अंदर, है ना। और ये जो 2p मैंने अभी दिखाया था, इसके अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन थे, जो मैंने अभी दिखाया था, 1 2 3 4 और 5, तभी तो एक अनपेयर्ड था, तभी तो एक बॉन्ड बनाया फ्लोरीन ने। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन ये बच गए, ये क्या, ये लोन पेयर है, पेयर की फॉर्म में वैलेंशियल के अंदर। तो क्लोरीन के ऊपर बोलो क्या है, 1 लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, 1 लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर। इसमें आप दो दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हाफ एरो से आप शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या होगा, फ्लोरीन का साइज छोटा भी है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन भी होगी, और जिसकी वजह से बॉन्ड इजिली टूट जाएगा। लेकिन
इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो भी आपको एनर्जी देनी पड़ी, ये गैसीय स्टेट में ही है। हमने मान लिया ये जो फ्लोरीन है F2 इज ए गैस, F2 इज ए गैस, लेकिन अब जो आपने यहाँ पे एनर्जी दी, जो एनर्जी दी वो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी आपने, तो आपके बोलो यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास F आ गया, और ये गैसीय स्टेट के अंदर आपका आइसोलेटेड एटम आ गया। और जो एनर्जी आपने यहाँ पे दी, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन की फॉर्म में दी है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी यहाँ पे कहलाएगी। अब आपने क्या किया, इसके बाद आपने इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला। अब जो इलेक्ट्रॉन डाला इस वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर, अब आपका F नेगेटिव यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे आपने जब इलेक्ट्रॉन देखो ऐड किया, जब इसमें डाला है, तो उसके दौरान अब एनर्जी कुछ निकल गई। उस निकली हुई एनर्जी को देखो, ये निकली है, यहाँ से निकली है, और यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटा तो आपको एनर्जी देनी पड़ी थी, और एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कुछ एनर्जी देनी पड़ी। कुछ तो कम रिक्वायरमेंट होगी, वो एक अलग बात के लोन पे रिपल्शन हो रही है। यहाँ पे छोटा साइज है देखो फ्लोरीन का, तो देखो 3 3 लोन पेयर है, इनके बीच में बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, वो एक अलग बात। लेकिन चाहे हमें एनर्जी कम देनी पड़े, लेकिन देनी तो पड़ेगी ना। तो जो भी एनर्जी हमें यहाँ पे देनी पड़ी उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो एरो मैंने नीचे लगाया, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड हेयर। और यहाँ पे जब गैसीय स्टेट में फ्लोरीन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन जब डला तो कुछ एनर्जी निकली, दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं आपको अब ये समझाना चाहता हूं कि ये कह दिया गया कि आपके पास F2 था। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास देखो F2 था, गैसीय स्टेट के अंदर था, और उसको आपने F नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन आपने उसमें डाल दिया। तो उसके दौरान जो हीट चेंज है वो कितनी हुई, वो वैल्यू मान लीजिए दे दी। वो वैल्यू क्या दी है, वो बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम दिया है करके। ये तो निकलने वाली एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये रिक्वायर जितनी हुई वो एनर्जी थी, दोनों का नेट रिजल्ट टोटल एनर्जी दे दी। तो ये क्या, हमने पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि F2 को जब हमने F नेगेटिव में बदला तो जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई वो इतनी है, ये वैल्यू दे दी। क्या वो ठीक बात है? नो, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, वो तो इन दोनों का आपका रिजल्टेंट है, बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। मान लीजिए एग्जाम में ये टोटल वैल्यू दे दें कि F2 जब F नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, उस दौरान जो आपकी एनर्जी चेंज है, हीट चेंज है, उसकी वैल्यू दे दी, वो तो टोटल वैल्यू है। अब उसमें से हमें ये बॉन्ड एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसका इफेक्ट, है ना, प्लस माइनस जो भी हमें करना है वो हमें इसका हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी। एक चीज और बता दे, अब इस F नेगेटिव को आपने बेटा क्या किया, आपने इसको वाटर में डाल दिया। देखो आगे मैं एक चीज और बता रहा हूं यहाँ पे, तो F नेगेटिव है ना, इट गेट्स सराउंडेड बाय द वाटर। F नेगेटिव जो है इट गेट्स सराउंडेड बाय द वाटर, ये वाटर से घिर गया, वाटर से घिर गया चारों तरफ से, वाटर से अट्रैक्शन हो गई, देखो ऐसे हैविली हाइड्रेटेड हो गया F नेगेटिव। अब इस दौरान एनर्जी निकल गई, उसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो द रिलीज एनर्जी, दैट इज द रिलीज एनर्जी। मान लीजिए ऐसे कह दें कि आपका F नेगेटिव था, सॉरी F2 था, गैसेस स्टेट के अंदर था, वो आपके हाइड्रेटेड F नेगेटिव आयन बन गया, इट मींस शुरू से आखिर तक का नेट रिजल्ट दे दिया। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी आ गई, उसी उस टोटल के अंदर बॉन्ड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंट्रीब्यूशन भी है, हाइड्रेशन एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी है। क्लियर हो गया ना? तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, व्हेन 1 मोल ऑफ आयन, यहाँ पे F नेगेटिव 1 मोल होना चाहिए, फिर ध्यान दे, तो यहाँ पे 1 मोल है, आपके यहाँ पे 1 मोल है। यहाँ पे तो F2 के 2 एटम थे, तो यहाँ पे देखो F गैसीय स्टेट में और F गैसीय स्टेट में बेटा 2 बने ना, 2 बने यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो कंट्रीब्यूशन होगा ना बेटा बॉन्ड एनर्जी का, उसका हमें यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बोलो हाफ, क्योंकि F2 से तो 2 F बने हैं, और हम एक F को लेके चलेंगे, एक F से F नेगेटिव बनेगा, फिर F नेगेटिव हाइड्रेटेड होगा। ऐसे ये जो दूसरा है जो गैसीय स्टेट में F है, इसके अंदर भी तो वही सेम प्रोसेस चलेगी ना बेटा। हमें तो सिर्फ एक F नेगेटिव का पूछा गया, तो एक F नेगेटिव आया तो एक F से बनेगा, एक F जब आएगा तो ये जो टोटल वैल्यू होगी जो बॉन्ड एनर्जी की जो रिक्वायर्ड हुई, उसका हाफ हमें लेना होगा। ये आप जरूर ध्यान रखना। ये जो प्लस माइनस है ना बेटा, सिंपल मैथमेटिक्स, इसका ध्यान रखना जरूरी है आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, तभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक निकल पाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। तो देखो बॉन्ड एनर्जी की क्या डेफिनेशन यहाँ पे बनी, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड को भी हम 1 मोल बोल रहे हैं, हम एक बॉन्ड नहीं बोलेंगे, 1 मोल ऑफ द बॉन्ड। उसके बाद आपके यहाँ पे F गैस के 2 मोल्स बने हैं, यहाँ पे तो गैसियस 2 एटम, हमें तो एक को ही लेना है। तो क्या कहेंगे, द अमाउंट of the energy released when
बोलो क्या, व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम, इस अकेले एटम को देखना होगा ना, दोनों को इकट्ठे नहीं ले सकते बेटा, एफ नेगेटिव बन गया। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द आयन गेट हेवीली हाइड्रेटेड, तो उसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। आगे ना बेटा बात समझ में। इसके बाद अगला जैसे लेटिस एनर्जी मैंने बताया, तो लेटिस एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है, लेटिस एनर्जी का मतलब है कि आपके पास कोई वन मोल सॉलिड बन गया, बोलो क्या बन गया, आपके पास वन मोल ऑफ सॉलिड आपको मिल गया। तो वन मोल ऑफ सॉलिड जो बनता है आपका, कहां से बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से बनेगा। तो उस दौरान कितनी हीट रिलीज हुई, तो उसको कहते हैं लेटिस एनर्जी। या रिवर्स कर दें, वन मोल ऑफ सॉलिड ब्रेक हो गया, वन मोल ऑफ जो सॉलिड है उसका लेटिस ब्रेक हो गया और वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में कन्वर्ट हो गया। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, वो लेटिस एनर्जी है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, साइन रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वन मोल आयन जब आपस में मिलेंगे और वन मोल सॉलिड बनेगा, तो उस वक्त तो एनर्जी क्या होगी, बोलो रिलीज होती है। जैसे हम ये कह दें, ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मान लीजिए आपके पास है एक, तो देखो Na है, Na तो देखो सॉलिड होता आपने देखा होगा, प्लस में Cl2 हमने ले लिया, Cl2 तो बेटा देखो गैस होती है, अभी भी हमने सीखा था, इट इज ए गैस। हमें यहाँ पे बोलो क्या बनाना है, हमें यहाँ पे वन मोल ऑफ NaCl बनाना है। ठीक हो गया, तो ये बोलो कैसे बने, क्या ये डायरेक्ट बन गया, नहीं, तो क्या करें, देखो ऐसे करना होगा, ध्यान देना। यहाँ पे जो भी हीट चेंज हुई है, जो भी हीट चेंज होगी होगी ना कोई तो हीट चेंज होगी, जो भी ये वैल्यू होगी, ये तो एक स्टेप में हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब ये जो Na सॉलिड है बेटा, इसके अंदर से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है। लोग किस में कन्वर्ट करना है, गैसीय स्टेट के अंदर। तो कितनी एनर्जी दी, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गई, देखो सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड व्हेन वन मोल ऑफ द सॉलिड directly converted into the vapor state, gaseous state below their melting point is called heat of sublimation। यहाँ पे Cl, जैसे ऊपर हमने F और F के बीच का बॉन्ड क्लीव किया था, ऐसे ही Cl के बीच का होगा, बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई, और इसको क्या कहेंगे, ये Cl आ गया, गैसीय स्टेट के अंदर आ गया ना बेटा। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो हाफ लिखेंगे, जैसे मैंने देखो पहले बताया था, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तभी तो एक Cl लिया, देखो हमने एक लिया है, और इसको क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी बेटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब जो Na गैसीय स्टेट में आ गया, तो अब इसके अंदर से देखो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि 11 है ना बेटा एटॉमिक नंबर, तो उसको कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देखो एनर्जी ये प्लस होगा, ठीक हो गया ना बेटा। हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड प्लस हाफ, पीई लिख दिया मैंने। अब जो यहाँ पे ये गैसेस स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन हमें डालना है तो एनर्जी निकलेगी, निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और वो क्या हो गई, माइनस, मतलब एनर्जी निकल गई, तो बोलो क्या बन गया यहाँ पे, दैट इज द, इलेक्ट्रॉन डाला तो Cl नेगेटिव बन गया, ये गैसेस स्टेट में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला था, तो बेटा क्या बन गया, दैट इज द Na पॉजिटिव आ गया, वो भी गैसेस स्टेट के अंदर आ गया। अब ये दोनों मिलके और अब बना देंगे, बोलो क्या, आपका यहाँ पे, तो आ गया ना बेटा, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो जब ये वन मोल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, देखो वन मोल सॉलिड बना, तो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, अब यहाँ पे एनर्जी निकल गई, और इसको कहेंगे लेटिस एनर्जी, दैट इज माइनस है, ये माइनस है, एनर्जी क्योंकि निकल गई है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो इस पूरी साइकिल को कहते हैं बोर्न हेबर साइकिल है बेटा, ये दैट इज कॉल्ड एज अ बोर्न हेबर साइकिल। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम हेसिस लॉ। क्या कहा था, देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी ना बेटा डेल्टा एच, ये किसके इक्वल होगी, दैट डेल्टा एच इक्वल टू इन सब के सम, जो ये दूसरे पाथ के थ्रू, NaCl वन मोल ऑफ NaCl बना है, लेकिन अलग रूट से बना, देखो ऐसे अलग अलग से बन गया, इन सभी का सम अप कर दे, मतलब एच सब्लिमेशन प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी, दैट इज इक्वल टू दैट डेल्टा एच। तो यहां से मैथमेटिकली जो भी और चीज देंगे, हम कोई भी और चीजें गिवन होंगी, कोई एक चीज निकलवा लेंगे। और ये जो पूरा डायग्राम बन गया, इसे बोर्न हेबर साइकिल कहा जाता है। और अप्लाई हमने हेसिस लॉ किया, जिसके बेसिस के ऊपर हम डेल्टा एच इज इक्वल टू ये सारी बातें बोल पाए आपके सामने। क्लियर हो गया ना बेटा। तो ये जो अपना सेशन चला हुआ है, इसके अंदर सारी बातें हम हीट चेंज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीजों का ज्ञान होना आपको जरूरी है। क्लियर हो गया बेटा। तो अभी तक जो हमने आपको सिखाया यहाँ पे, तो ये चीजें आपके बेटा ध्यान में रहनी चाहिए।
ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देखो हमने यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन लिखी है, अगली डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी। अगली डेफिनेशन बेटा क्या आएगी हमारी, हाइड्रेशन एनर्जी। उससे पहले एक बार मैं ये क्लियर कर दूं, डेफिनेशन करके तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो अब हम अपनी अगली टर्म लेते हैं जिसके बारे में बता तो हम आपको पहले ही चुके हैं, दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द आयन गेट हेवीली हाइड्रेटेड, गेट कंप्लीटली हाइड्रेटेड इज कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी। तो उसे आप हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। उसके लिए मैं आपको जो एग्जांपल अभी मैंने बताया तो था ही, जो पिछला क्वेश्चन था कि आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है आपका अच्छा लिथियम, उसके बारे में भी बताएंगे। F2 के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, तो उसके बारे में पीछे हमने अभी सीखा था, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके आने होते हैं। अब जैसे हाइड्रेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखो आपको हम डायग्राम मान लीजिए बना के यहाँ पे दिखाएं। मान लीजिए बेटा देखो ध्यान से देखना, आपके पास देखो लिथियम, ध्यान देना, देखो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये हमने ले लिया बेटा लिथियम, ध्यान देना ये लिथियम है बेटा, बस ठीक हो गया ना। अब लिथियम के अंदर से आपके पास मान लीजिए सॉलिड था बेटा, आपने इसको गैसीय स्टेट में बदल दिया। गैसीय स्टेट में आने के बाद बेटा आपने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया वैलेंस शेल के अंदर से, Li पॉजिटिव बन गया गैसियस फॉर्म के अंदर। अब एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर के अंदर ये हेवीली हाइड्रेटेड हो गया, देखो ऐसे, और गेट स्टेबलाइज, और ये स्टेबलाइज भी हो गया। इसलिए एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट आप किसको कहते हैं, कोई भी ऐसी स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके और वाटर के अंदर क्या हो जाए, स्टेबलाइज, तो देखो गेट हेवीली हाइड्रेटेड हो गया। ये जो एनर्जी यहाँ पे लास्ट स्टेप के अंदर निकली इसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, माइनस का साइन लगाया, देखो निकल गई। पहले वाली जो क्या थी, हीट ऑफ सब्लिमेशन थी यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वन मोल सॉलिड है वो बोलो किस में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे गैसीय स्टेट के अंदर। उसके बाद जो आपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाला है, ये Li पॉजिटिव बना, Li गैस किस में बन गया, Li पॉजिटिव गैस के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी कहलाई। सेकंड स्टेप आयनाइजेशन एनर्जी, ये प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड। तो देखो लिथियम सॉलिड को लिथियम गैस में बदला, दैट इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन। और ये आपने लिया कितना था बेटा यहाँ पे, दैट इज द वन मोल, देखो ये वन मोल आपने लिया, ये ध्यान रखेंगे। तो वन मोल के अंदर आगे वन मोल लिया तो वन मोल ही गैसियस फॉर्म के अंदर हमें ये ऑब्टेन हुआ। वन मोल गैसियस के अंदर आगे डाला तो ये वन मोल आयंस ही हमें यहाँ पे मिले, मिल गया ना वन मोल। अब जो वन मोल है आपके पास, ये जो आयन है ये हैवीली हाइड्रेटेड हो गया, स्टेबलाइज हो गया। कितनी एनर्जी निकली, यही हाइड्रेशन एनर्जी, यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ द आयन, ये वन मोल ऑफ लिथियम आयन गेट कंप्लीटली हाइड्रेटेड, कॉल्ड एज द हाइड्रेशन एनर्जी, इसे हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। आगे ना बेटा बात समझ में सारी। एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसा क्यों, जबकि लिथियम का साइज छोटा है, उसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाहिए। तो क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर दे, लेकिन ये अधूरी बात है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबलाइज हो जाए। शुरू में वो एक अलग बात कि देखो Li सॉलिड गैस में बदला, एनर्जीज रिक्वायर्ड, Li गैस Li पॉजिटिव में बदला, एनर्जीज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, छोटा साइज है लिथियम का, लेकिन उसके बाद छोटा साइज है इसका इसलिए हैवीली हाइड्रेटेड हो जाता है, और हैवीली हाइड्रेटेड होने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और इतनी ज्यादा ये एनर्जी निकलती है कि ये निकलने वाली जो एनर्जी है ये ज्यादा हो जाती है इन दोनों के सम से भी। जो हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी का जो जोड़ होगा ना बेटा, मान लीजिए जोड़ 100 है, निकलने वाली एनर्जी 100 नहीं 150 है, और भी ज्यादा है, समझ गए ना। तो निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी एनर्जी तो डिक्रीज हो गई ना, और एनर्जी होगी कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इसीलिए Li पॉजिटिव स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी डिक्रीज हो गई, कम हो गई। क्लियर हो गया ना यहाँ पे। तो हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मच मच ग्रेटर है, किसके सम से, हीट ऑफ सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी के सम से मच मच ग्रेटर है। निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है, देने वाली एनर्जी कम है, इसलिए ओवरऑल स्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ गई, और इसलिए लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक के ऊपर, अपनी यूनिट के जो हम इसके अंदर स्टडी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले पहले वाले टॉपिक भी ऐसे नहीं जो आपके यहाँ पे सिलेबस के नहीं थे, वो भी सिलेबस के ही थे। क्या पता किस तरीके से कोई क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। अब हम चलते हैं अपनी अगली हेडिंग के ऊपर, जिसे कहते हैं
हीट ऑफ रिएक्शन या हीट की जगह कई बार एंथैल्पी वर्ड यूज कर देते हैं, तो इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चेंज की फॉर्म में कहेंगे तो एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, तो डेल्टा एच हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला अगला जो पॉइंट है, तो जो अगला जो पॉइंट है इसके अंदर अब हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन बोलो हमारी क्या बनेगी। सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी हम ये डेफिनेशन दें, जो भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को जब आप लिखेंगे बैलेंस करना मत भूलना। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, इस टॉपिक के ऊपर जब कभी कोई भी न्यूमेरिकल आए, एग्जाम्पल भी इवन आप दें हीट ऑफ रिएक्शन का, जैसे अभी हम लिखेंगे, अगर मैं भी लिखना भूल जाऊं, आप नहीं भूलेंगे, आप रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस जरूर करेंगे। बिना बैलेंस किए अगर आपने अपना क्वेश्चन किया तो वो गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, आपका आंसर आपका बिल्कुल मैच नहीं होगा। हाँ, वो एक अलग बात कि बिना बैलेंस किए आपका जो भी आंसर आ रहा है, जो गिवन ऑप्शन होगी ना बेटा किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी, या हम कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल एग्जाम में भी दे दें, आपका मैच कर जाएगा आंसर। देखो एग्जामिनर का दिमाग बड़ा फास्ट होता है, क्या करता है, जो आप सोचोगे ना कि आपने गलत तरीके से निकाला, गलत तरीके से क्या आंसर आ रहा है, एग्जामिनर पहले से फुल प्रैक्टिस के साथ वो काम करके तभी पेपर बनाता है। वो आपके गलत तरीके से किए हुए आंसर को भी निकालता है और उस आंसर को ऑप्शनों में दे देता है। आपका आंसर मैच हो जाएगा, आप सोचोगे मिल हो गया मैच, आप टिक करेंगे आगे चल पड़ेंगे, जबकि आपका तो गलत हो गया। जो सही एग्जामिनर होता है, जो सही पेपर सेटर होता है, उसका काम ही ये होता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर को बनाता है। वो ये नहीं कि आपका अगर आपका मैच नहीं हुआ तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, वो आपकी पूरी मेहनत आपसे करवाता है। वो चाहता है कि टैलेंट ही आ गया है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, जो मैं बातें मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करना, अपनी तरफ से गलती मत करना। नहीं तो आप खुश होते हुए घर पे आएंगे और आपके काफी क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से ना किया हो। तो इसलिए मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिए बेटा। तो हीट ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी। हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज, कब, व्हेन the number of mole of reactant get completely reacted with each other to give the product according to the balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार अगर वो रिएक्ट कर जाएं तो आप उसे क्या कहते हैं, जो निकली हुई हीट को क्या कहते हैं, या अब्सॉर्ब हुई हीट को क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट चेंज होगा, हीट चेंज क्यों लिखा, क्योंकि कोई रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो सकती है, कोई रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ऑन दैट बेसिस हमने यहाँ पे वर्ड हीट चेंज ही लिखा है, हमने हीट एब्जॉर्ब नहीं लिखा, हीट इवोल्व नहीं लिखा। हाँ, ब्रैकेट में आप जरूर लिख सकते हैं, हीट चेंज के ब्रैकेट में लिख दें हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व, वो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अकेला हीट चेंज लिखेंगे तो ठीक है, अकेला हीट एब्जॉर्ब लिख दिया तो गलत हो जाएगा, अकेला हीट इवोल्व लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो हीट चेंज लिख दें या हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व दोनों बातें लिख दें तो ठीक है। तो मैंने कहा बैलेंस भी आपको करना होगा। बैलेंस आप कैसे करें, देखो मान लीजिए, देखो मैंने आपके यहाँ पे लिख के दिखा दिया, मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन लिख दी, CH4 लिख दिया, प्लस मान लीजिए मैंने O2 लिख दिया। आप जानते ही हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन में जलाएं तो एक तो CO2 बनता है, और प्लस में बोलो एक क्या बनता है, वाटर जरूर बनता है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलता, बैलेंस करना है। कैसे करें बैलेंस, देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो इधर भी 1 लिख दिया, ये तो हो गया इक्वल। अब हाइड्रोजन CH4 में 4 दिख रहे हैं, इधर तो 2 हैं, तो इसके आगे 2 लिख दो, देखो तो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करें प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो अकेली है, जहां पे मल्टीपल जगह पे दिख रहे हैं उन ऑक्सीजन को काउंट कर लें। बोलो कितना हो गया, CO2 में 2 ऑक्सीजन हो गई, H2O में भी 2 हो गई, 2 2 4, तो इसलिए O2 के आगे यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। देखो ऐसे, ये गैसेस फॉर्म में है तो मैंने जी लिख दिया, मीथेन भी गैसेस फॉर्म में है तो मैंने जी लिख दिया, CO2 गैसेस फॉर्म में है तो जी लिख दिया, और वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैंने डेल्टा H लिख दिया। डेल्टा H की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी, लेकिन क्योंकि जब किसी चीज को ऑक्सीजन में जलाया तो एनर्जी निकलती है, तो ये माइनस साइन मैंने लगा दिया। बोलो कैसा साइन लगाया, माइनस, और आगे जो भी वैल्यू होगी हम लिख देंगे। क्लियर हो गया ना बेटा यहाँ पे। तो कभी यहाँ पे माइनस आ सकता है, कभी यहाँ पे प्लस आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि वो रिएक्शन है कौन सी। तो जब आप किसी कंपाउंड को जलाते हैं, हम खाना खाते हैं तो एनर्जी निकलती है उसके दौरान, ऐसे ही किसी हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में तो हमेशा एनर्जी निकलती है। तो इसलिए मैंने डेल्टा H के आगे यहाँ पे देखो माइनस साइन लगा के छोड़ दिया, आगे कोई वैल्यू लिखी नहीं, क्योंकि वैल्यू तो हम XYZ आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, रियल डाटा तो एग्जाम में गिवन मिलेगा। तो ये डेफिनेशन बन गई हीट ऑफ रिएक्शन की। बोलो क्या बनी, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन है। तो आप देखिए मैंने डार्क करके लिख रखा था डेफिनेशन में बैलेंस इक्वेशन। सो द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज when the reactants get converted into products as
एज पर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसे कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दें, स्टैंडर्ड तो देखो हम डेल्टा एच के ऊपर देखो मैंने नोट लगा दिया। नोट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आखिर ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि प्रेशर है, मान लीजिए गैसेस बन गई, वेपर्स है जैसे, तो प्रेशर कितना मेंटेन होना चाहिए उस कंटेनर में जिसमें रिएक्टेंट 1 एटमोस्फियर। टेम्परेचर कितना लें? 25 डिग्री सेल्सियस। आगे ना बात समझ में? और अगर आप लिक्विड फॉर्म में कोई चीज ले रहे हैं तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। 1 मोलर मतलब वो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन वही बनी कि द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज when the reactants get converted into products as per the balanced chemical equation under the standard condition is called the standard heat of reaction। लेकिन अब इसके बाद अगला जो हम टाइप देखेंगे, अब रिएक्शंस जो हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हो गई, लेकिन वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अलग अलग तरह की हो सकती है ना। वो हो सकता है किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान ऐसा हुआ हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान ऐसा हुआ हो, हाइड्रेशन रिएक्शन चल रही है उसके दौरान ऐसा हुआ हो, एंड सो ऑन। ठीक हो गया ना? तो उसके बेसिस के ऊपर अब जो रिएक्शंस के नाम होंगे और उसी के टाइप के ऊपर हीट ऑफ रिएक्शंस की टाइप बनने वाली है। तो जो सबसे पहले टाइप हम देखते हैं दैट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन का मतलब बनना, कोई आपका प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा? देखो ध्यान रखो, डेफिनेशन ही सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब बन गया, कौन बन गया? प्रोडक्ट बन गया, कितना बन गया? फिर ध्यान रखे 1 मोल बन गया। ये ध्यान रखना, 1 मोल बन गया। 1 मोल, वन वन लिखना है उसके आगे। मैंने कहा ना कि रिएक्शन को तो बैलेंस करेंगे, लेकिन इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि प्रोडक्ट जो भी बने उस प्रोडक्ट के आगे 1 लिख देना, उसका तो 1 मोल ही बनना है। उस वहां पे 1 रख के अब रिमेनिंग रिएक्शन को बैलेंस करें। ये ध्यान रखना बैलेंसिंग के दौरान, क्योंकि डेफिनेशन है ये, हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये। क्लियर हो गया ना बेटा? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन बनी? द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज कब? व्हेन 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब जो बनता है वो प्रोडक्ट ही है। तो व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके न्यूमेरिकल के अंदर इतना ज्यादा यूज होगा आगे आप न्यूमेरिकल्स के अंदर देखना भी। वो क्या? कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, वो हमेशा 0 होती है। ध्यान रखें, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए O2 हो गया, F2 हो गया, इसमें कोई दो दो तो डिफरेंट एलिमेंट नहीं दिख रहे ना, अकेला ही दिख रहा है ना। S2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। तो मीन्स उनकी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है। अब मान लीजिए हम ऐसा लिख दें, डेल्टा एच एफ ऑफ ग्रेफाइट की तो 0 होती है, डायमंड की 0 नहीं होती है। ऐसा क्यों? उन्हें बताया कि जो जो ग्रेफाइट है वो स्टैंडर्ड स्टेट मानी गई है, बिकॉज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। क्योंकि जो कार्बन है ना, ये एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उन्हें पढ़ा था ना एलोट्रोपी के बारे में। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी, एंड दीज डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोप्स। अब ऐसे ही कार्बन भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन ही है, डायमंड कार्बन ही है, फुलेरिन जैसे C60 फुलेरिन पढ़ते कार्बन ही है। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म है आपकी डिफरेंट कार्बन्स की, लेकिन इनमें से स्टैंडर्ड स्टेट तो एक ही होगी ना। फॉर्म तो डिफरेंट हो गई, सभी तो नहीं होंगी, एक ही होगी। वो कौन? वो ग्रेफाइट है। ये हमें याद रखना है। आप क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी एलिमेंट की, वो स्टैंडर्ड स्टेट में वो बेटा कितनी होती है? 0। और ये न्यूमेरिकल में अब यूज करनी है। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, 0 पुट कर देना। O2 की पुट करनी पड़ जाए, 0 पुट कर देना। अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा? और एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 0 लिखना है यहाँ पे, ऐसे ध्यान रखना। ऊपर ग्रेफाइट डायमंड में से पूछे तो ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट होती है। ये रीजन पूछे ऐसा क्यों, तो आपको सिर्फ ये लिखना, बिकॉज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द कार्बन इज ग्रेफाइट एंड नॉट द डायमंड। इसीलिए जो डेल्टा एच एफ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है, वो ग्रेफाइट की ही 0 होती है, डायमंड की 0 नहीं होती है। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं हीट ऑफ कंबशन। कंबशन का मतलब जलना। जल गई कोई चीज, खाना खाया, हमारे बॉडी के अंदर गया, वो जल गया, बर्न आउट हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस तो चलती ही है। तो फूड जब जलेगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी फिर स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। आपने सुना था ना माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। खैर हम बात करेंगे हीट ऑफ कंबशन की।
कंबशन का मतलब जलना, जलेगा कौन, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? देखो सीधी सी बात है, जो जल रहा है इट मींस वो रिएक्ट ही कर रहा है, मतलब वो रिएक्टेंट है ना। तो जो भी जलेगा, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन देखनी है, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, किसी रिएक्टेंट की ही होगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो वो जो भी रिएक्टेंट है जिसको हम जलाएंगे वो 1 मोल लेना है। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में कहा ना, फॉर्मेशन बनेगा, प्रोडक्ट 1 मोल लेके फिर बैलेंस करनी है रिएक्शन। ऐसे ही अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे रिएक्टेंट लेना है 1 मोल। बोलो कौन लेना है, रिएक्टेंट। देखो एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, देखो यहाँ पे आपको कभी ये ध्यान ना रहे। मान लीजिए, ध्यान देना, मान लीजिए फॉर्मेशन की बात करते हैं, मान लीजिए हमें बेंजीन बनाना है, ध्यान देना। तो अब क्या करना बेटा, यहाँ पे C6H6 लिखना और इसके आगे बेटा 1 लिखना। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम आगे कंबशन की बात करें। उसके बाद देखो यहाँ पे C लिखा, प्लस में H लिखा, ये गैसीय स्टेट के अंदर देखो हमने लिया यहाँ पे ना। और कितने कितने लिए, 6 यहाँ पे लिखेंगे कार्बन के आगे, देखो क्योंकि C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है, तो उसके आगे कार्बन 6 है तो 6, हाइड्रोजन 6 है तो 6। और इसके दौरान यहाँ पे जो भी होगी डेल्टा H की वैल्यू, प्लस हो माइनस हो जो भी होगी, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखा ना मैंने बैलेंस कैसे किया, बोलो कैसे किया बैलेंस। जो प्रोडक्ट बना उसके आगे तो मैंने 1 लिख दिया, बोलो क्या लिख दिया यहाँ पे, 1। और जो रिएक्टेंट साइड में जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स लिखे, उनके आगे मैंने अकॉर्डिंगली लिख दिया कि वो कितने कितने होंगे, बैलेंस हमने कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो बता रहे हैं कंबशन के दौरान, यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट जलेगा, रिएक्टेंट के आगे 1 लिखना है, रिएक्टेंट के आगे क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व, और जब कोई सब्सटेंस जलेगा तो एनर्जी निकलेगी। इसलिए आप ध्यान दें, मैंने हीट ऑफ, जो दोबारा से देखो बैक दिखाता हूं, मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन में हीट चेंज लिखा था बेटा, हीट चेंज। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू देखो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एग्जाम में आ गया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन में लिखा आ गया पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, नन ऑफ देम। तो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकती है। लेकिन अब हीट ऑफ कंबशन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हीट ऑफ कंबशन के दौरान हमेशा हीट क्या होती है, बोलो इवोल्व होती है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। तो कब, व्हेन 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन, इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैंने करके दिखाया, देखो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीछे तो मैंने मीथेन का ले लिया, बेंजीन का ले लेते हैं। जब बना तो प्रोडक्ट साइड में मैंने बेंजीन लिखा था, अब इसको जलाना है, बर्न करना है, तो ये 1 लिख दे बेटा, इसके आगे लिख दिया ना मैंने 1। और इसको किस में बर्न करना है, बोलो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2 के साथ। अब आगे क्या बनेगा, देखो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, कोई भी हो, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, साइक्लोएल्केन हो, जब भी आप कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, तो जब भी आप उसको कंप्लीटली बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमेशा C है तो CO2 बन जाएगा, और आपका H है तो क्या बन जाएगा, बोलो आपका H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2। C6H6 के आगे देखो हमने 1 लिख ही दिया है, यहाँ पे इसको 1 ही रहने देना है। अब रिएक्शन को करना है बैलेंस। कैसे करें, वैसे बैलेंसिंग के तरीके रिडॉक्स रिएक्शन में तो हम कर ही चुके हैं, यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। बेंजीन के अंदर कार्बन 6 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो 6 लिख दिया, CO2 के आगे 6 लिख दिया। ठीक हो गया ना। एक चीज और देखो, कई बार बच्चे देखो कैसे पजल होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जो C6H6 CO2 है ना बेटा, वो यहाँ पे देखो C के नीचे यहाँ पे 6 लिख देते हैं। देखो ऐसे, देखो मैं साइड में लिख के दिखाता हूँ, देखो ऐसे वो यहाँ पे लिख देंगे। बेटा यहाँ नहीं लिखना, फॉर्मूला ही गलत कर दिया आपने, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं। ये तो आपने कौन नया कंपाउंड बना दिया, कुछ और बना दिया जो एग्जिस्टेंस में होता ही नहीं है। ये आपने बना दिया C6O2, ऐसा तो कोई कंपाउंड ही नहीं होता ना। तो अब ये गलती बिल्कुल भी ना करें, कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं बैलेंसिंग के दौरान, ये देखा गया है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो जो भी आप लिखते हो बेटा, कहाँ पे लिखते हो, जो ये पूरा कंपाउंड है ना बेटा CO2, इससे पहले लिखना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे, जैसे मैंने अभी लिखा है, लिखा ना बेटा यहाँ पे 6, ऐसे लिखना है। इस तरीके से मत लिख देना जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया। क्लियर हो गया ना, ये गलती करते हैं आप। तो देखो मैंने कार्बन को बैलेंस कर दिया, अब हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है तो कैसे करें, H2O में तो 2 तो आ गया, देखो मैंने बताया ना शुरू में 3 लिखेंगे, 3 लिख दिया, 3 2 जा 6। अब ये 3 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं H के साथ भी हो रहा है और O के साथ भी हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी कुछ कुछ नहीं लिखा तो 1 ही था, 3 1 जा 3, ऑक्सीजन भी 3 हो गए, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। जैसे मैंने 6 पहले लिखा था यहाँ पे, तो कार्बन 6 1 जा 6, 1 ही है ना, कार्बन 6 1 जा 6, कार्बन 6 हो गए बैलेंस। और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 था तो 6 2 जा 12, ऑक्सीजन 12 हो गई, ऑक्सीजन 6 2 जा 12 12 हो गई। यहाँ पे 3 1 जा 3, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, और 12 और 3 15 ऑक्सीजन हो गई।
तो यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखो ऐसे 15 लिख देंगे तो 15 दूनी 30, 15 2 30 हो गए, तो 15/2 हम लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 15/2, रिएक्शन गेट बैलेंस। और इसके दौरान यहाँ पे डेल्टा एच लिख के और आगे जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव साइन के साथ आप लिख देंगे। क्लियर हो गया। हाँ एक चीज और, कई बार बच्चे ये कहते हैं सर हम ऐसा क्यों लिखे, ऐसा ना लिखो ना बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव ये लिख दो, या जो आपने +3H2O लिखा ना, या इसी के आगे बेटा ऐसे लिख सकते हो, प्लस जो भी एनर्जी निकलेगी, जो भी निकले 200 जूल, जो भी निकले, या तो प्लस करके यहां लिख दें या डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस करके लिख दें, दोनों का मतलब एक ही होगा। देखो मैंने और लिख दिया। अब आगे ना बात समझ में, जैसे भी एग्जाम में लिखा मिल जाए दोनों का मतलब एक रहेगा, ये आप भूलेंगे नहीं। चलो ठीक है। अब आप ये देखो बेटा, हीट ऑफ कंबशन में आप ध्यान दें, मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया है सब्सटेंस। बोलो बेटा कितना लिया है, 1 मोल। 1 मोल, अगर 1 मोल की बजाय अगर मैं 1 ग्राम ले लूं तो क्या हो, तो उसे क्या आप हीट ऑफ कंबशन कहेंगे ना, 1 मोल के लिए ही कहा जाता है। तो 1 ग्राम ले ले तो वो कौन, तो ये अगली डेफिनेशन नीचे हमने लिख रखा है। ये जनरली जो हम खाना खाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, जो जितने भी पैकेजिंग फूड या और भी आप देखें तो उनके बारे में बताया जाता है, व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल और द फूड। तो द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड when 1 gram, देखो ये 1 gram of the fuel or the food is completely burnt in excess of the oxygen is called as the calorific value। उसे calorific value कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, calorific value। लेकिन न्यूमेरिकल में तो कैसे भी बेटा निकलवा सकते हैं ना। ध्यान दो, मान लीजिए मैंने ये डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पे -x लिख दिया बेटा, मैंने यहाँ पे -x किलो जूल, -x बेटा क्या लिख दिया मैंने, किलो जूल लिख दिया, ठीक हो गया। बोलो ये जो मैंने मान लीजिए पेपर में ये इक्वेशन लिखी मिल गई ऐसे, देखो ये 1C6H6 प्लस में 15/2O2 ऐसे करके, और डेल्टा एच इज इक्वल टू -x किलो जूल ऐसे लिखा मिल गया। एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ ये -x क्या है, ये ऑप्शन में लिखा गया हीट ऑफ कंबशन, कैलोरीफिक वैल्यू है, क्या है ये, तो ये हीट ऑफ कंबशन है। बोलो क्या है, ये हीट ऑफ कंबशन है। ये हीट ऑफ रिएक्शन है, ये लिखा, ये हीट ऑफ रिएक्शन तो है ही, क्योंकि ये जो भी रिएक्शन चल रही है उसके दौरान जो भी हुआ हीट चेंज उसे हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो डेल्टा एच है बेटा, ये हीट ऑफ रिएक्शन तो है ही है, हीट ऑफ रिएक्शन की जो टाइप है ना, हीट ऑफ कंबशन। तो पेपर में गलती मत कराना सर ये हीट ऑफ रिएक्शन तो नहीं है, ये तो हीट ऑफ कंबशन है। हीट ऑफ कंबशन इज द टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन की टाइप पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन आ गया कि कैलोरीफिक वैल्यू का क्या मतलब, इसी से समझा देते हैं। देखो मोल कॉन्सेप्ट तो आप सभी ने पढ़ी है। तो ये जो 1C6H6 लिखा, ये कोई और नहीं, मैंने बताया था ना रिएक्शन तो आप 1 मोल की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जो C6H6 का मोलिकुलर मास बोलो कितना होगा, इसका जो मास होगा अगर आप निकालें, तो देखो कार्बन का तो 12 होता है ना, कार्बन को देखो आप हमेशा ऐसे लिखते हो, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर और 12 इसका मास नंबर होता है। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है, 1 ही मास नंबर होता है, क्योंकि स्टेबलेस्ट आइसोटोप हाइड्रोजन का यही है, और कार्बन का स्टेबलेस्ट आइसोटोप 612 है, इसलिए इन्हीं को लिया जाता है। तो ये इनका मास नंबर हो गया। तो उसके बाद कार्बन C6 है ना, 6 है, तो 12 छिके 72, तो 72 हो गया, और ये 6 हो गया तो 78 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 78 ग्राम। तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 78 ग्राम। मतलब जब 78 ग्राम बेंजीन जला तो उस वक्त कितनी एनर्जी निकली, x किलो जूल एनर्जी निकली, ये इतनी निकली है। तो व्हेन 78 ग्राम बेंजीन, व्हेन 78 ग्राम बोलो क्या, बेंजीन, क्या हुआ, 78 ग्राम बेंजीन ऑन बर्निंग, ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव एनर्जी, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव एनर्जी। बोलो कितनी एनर्जी देता है, इज इक्वल टू, दैट इज द -x किलो जूल, दे दी ना बेटा। और जब ये 1 ग्राम जलेगा तो कितनी एनर्जी देगा, देखो ऐसे करके अगर हम निकले तो ये जो माइनस साइन तो सिर्फ ये डिनोट करता है कि एनर्जी निकली है, तो x डिवाइडेड बाय 78 किलो जूल, ठीक हो गया ना बेटा। तो ये जो x बाई 78 है, ये कब निकली है एनर्जी, जब कितना जला, 1 ग्राम जला। कैलोरीफिक वैल्यू में क्या देखा था, कितनी हीट इवॉल्व होगी जब वो सब्सटेंस 1 ग्राम जल जाए, तो 1 ग्राम का हमने निकाल दिया। तो देखो जो हीट ऑफ कंबशन है वो तो है x, उसकी वैल्यू तो x है, -x, जबकि कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू क्या है, बोलो -x/78 फॉर द केस ऑफ बेंजीन। अगर नेचर ऑफ आपका रिएक्टेंट बदलेगा, बेंजीन की जगह मीथेन आए, कोई और आए, तो अकॉर्डिंगली ही आपका ये आंसर भी बदल जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्योंकि हर सब्सटेंस का अपना मोलर मास अलग होगा। क्लियर हो गया, समझ गए बातें, हीट ऑफ कंबशन कैलोरीफिक वैल्यू की बारे में आप समझ गए होगे अच्छे से। चलो अब हम अगला पॉइंट ले लेते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल हो गया,
न्यूट्रल का मतलब क्या है भाई? आपने ये नाम जो अक्सर सुना है, ये तब सुना है जब आप कोई रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस के बीच। तो आप कैसे पढ़ते थे? आप ऐसे पढ़ते हैं कि ये एसिड हो गया और बेस को आपस में मिला दिया। तो जब वेन एवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव सोल्ट प्लस वाटर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, सोल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया। ये बातें तब एप्लीकेबल हैं जब हमारे पास मीडियम वाटर का हो। हमने एक अलग लेक्चर आपके लिए बना के दिया था, आपने उसमें पढ़ा होगा एसिड एंड बेसिस के बारे में। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, आपका जो अभी हमने कहा ना, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो आगे सोल्ट प्लस वाटर बनता है, सोल्ट प्लस सॉल्वेंट बनता है, सोल्ट प्लस वो सॉल्वेंट बनता है जो मीडियम था। यहाँ पे अक्सर हम क्या करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, तो इसलिए जब एसिड को हम डिसोल्व करते हैं वाटर में करते हैं, बेस को डिसोल्व करते हैं वाटर में करते हैं, मीडियम ही वाटर होता है। इसलिए एसिड और बेस की रिएक्शन के बाद सोल्ट के साथ वाटर निकलता है। वाटर निकलता है, अगर वाटर निकले तो वो एसिड बेस रिएक्शन है। अगर दो सब्सटेंस को मिला दें, पानी के अंदर ही है, पानी में, उनको मिलाने के बाद सोल्ट बना प्लस वाटर नहीं निकला, तो वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं कहलाती, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहलाती। कुछ आई मेरी बात समझ में? तो ये आपके अरेनियस साइंटिस्ट के बेसिस के ऊपर ऐसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखो डेफिनेशन क्या बनी, लेकिन एक ध्यान रखना होगा, यहाँ पे हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे यहाँ पे एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे बेस। तो द अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी निकलती, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एनर्जी निकलती है। जैसे मैंने बताया हीट ऑफ कंबशन में एनर्जी निकलती है, कैलोरीफिक वैल्यू में एनर्जी निकलती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन में एनर्जी में एब्जॉर्ब और रिवोल्ट कुछ भी हो सकता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। कब होगी? व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान रखें ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्मूला लेना, when 1 gram equivalent of acid is completely neutralized by the 1 gram equivalent of the base in their dilute form, ये जरूर ध्यान रखना, is called the heat of neutralization, उसे आप heat of neutralization कहते हैं। अब कुछ बेसिक बातें जो हमें याद ही रखनी है। देखो ये पाया गया है कि जब हमारे पास देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड हो बेटा, स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। तो हुआ क्या, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिला दें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेके मिला दें, तो उस वक्त जो एनर्जी निकलती है फिक्स निकलती है। बोलो कितनी निकलती है? आपकी निकलती है, बोलो कितनी? 13.7 आपकी किलो कैलोरी, और जूल में बदलेंगे तो 15.7 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। कैलोरी की फॉर्म में कहेंगे तो 13.7 ध्यान रखना बेटा। माइनस में जो हमने, देखो ये माइनस का साइन है, कभी भूल जाओ सर, यहाँ पे 57 के आगे साइन नहीं है, देखो ये ऊपर रह गया यहाँ पे। तो द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज, हीट इवोल्व कहेंगे आप, इज ऑलवेज माइनस 57.1 किलो जूल, और यू कैन से द माइनस 13.7 किलो कैलोरी। क्लियर हो गया? जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग होंगे तो। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ले दिया है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaCl बन गया, वाटर बन गया, और प्लस में आपके इतनी एनर्जी निकल गई। यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे ना बेटा, तो ओवरऑल आप ध्यान से देखें इसको, अगर मैं आपको लिख के यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखो रिएक्शन कुछ ऐसे चली। स्ट्रॉन्ग बेस है तो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो देखो कंप्लीटली आयनाइज हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो देखो कंप्लीटली आयनाइज हो गया, देखो ऐसे। आगे सोल्ट बन गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया, प्लस वाटर बन गया, देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए H2O की फॉर्म में लिखा। ये ऐसे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे H पॉजिटिव H। कॉमन आयंस को हमने ब्रेक अप के देखो ये काट दिया, तो ओवरऑल बोलो रिएक्शन क्या बननी होती है बेटा? OH नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, और आपके क्या बन गया बेटा? वाटर बन गया। और इसी के दौरान जो एनर्जी निकलती है, जो मैं आपको बता रहा था, वो निकलती है बेटा इतनी, माइनस में 13.7 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऐसे। क्लियर हो गया? या आप जो मैंने लिखा था माइनस में, क्योंकि 1 कैलोरी में कितने होते हैं? 4.184 जूल होते हैं, इसलिए हम इसको लिख देते हैं -15 7.1। 1 आए 2 आए जो भी आए, इतने किलो जूल हो गया बेटा। ठीक हो गया ना? आमतौर पे -50 यानी 57.1 ही हम लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो आपके OH नेगेटिव और H पॉजिटिव के मिलने से जो वाटर बनता है उस दौरान एनर्जी इतनी निकलती है, और ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया, अगर हम कोई भी एक वीक ले लें, when 1 gram equivalent of the weak acid is neutralized by 1 gram equivalent of, बोलो क्या? या तो वीक के साथ ही या कोई स्ट्रॉन्ग ले लें, लेकिन एक वीक जरूर है, दोनों वीक हो जाएं तो फिर एनर्जी कितनी निकलेगी? अब इसकी क्या सेंस है, देखो अब बताते हैं, ध्यान देना बेटा।
मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर था, इसमें बेटा आपने मान लीजिए एसिटिक एसिड ले लिया, देखो CH3 जो कि एक वीक एसिड होता है, और आपने ऊपर से आपने बेस डाल दिया, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस आपने डाल दिया, NaOH डाल दिया, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा, डाल के रिएक्शन चलेगी। जब कुछ तो रिएक्शन चली तो आपका कुछ तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, देखो ऐसे, देखो इस टाइप से, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में कुछ हिस्सा तो डिसोसिएट हो गया जब आपने ये डाला, बेस डाला, इसके साथ रिएक्शन हुई यहाँ पे, ठीक हो गया ना। तो क्या बना बेटा, यहाँ से देखो वाटर बना, OH नेगेटिव H, और जब भी OH नेगेटिव H पॉजिटिव मिलता है तो इतनी एनर्जी निकलती है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर से, इस बीकर के अंदर से एनर्जी देखो ऐसे बाहर जा रही थी, ऐसे बाहर निकल रही थी, इतनी एनर्जी देखो, इतनी एनर्जी बाहर जा रही थी। कहने का मतलब, जब इस बीकर के अंदर से एनर्जी ये बाहर जा रही थी तो इस जाती हुई एनर्जी के बीच में आ गया ये एसिटिक एसिड, जो टूटा नहीं हुआ था, ये अनडिसोसिएटेड था। बोलो कौन था? अनडिसोसिएटेड, दैट इज द अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड, अनडिसोसिएटेड वीक एसिड। तो ये अनडिसोसिएटेड वीक एसिड था यहाँ पे। तो निकली हुई एनर्जी के आगे ये एसिटिक एसिड मोलिक्यूल आ गया, अरे कहाँ कहाँ जा रहे हो, एनर्जी को कहा भाई आप कहाँ जा रहे हो, मुझे भी ब्रेक करो, मेरा भी कंप्लीट डिसोसिएशन करो। तो जो ये एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए थी, जो 57.1 किलो जूल होनी चाहिए थी, जो 13.7 किलो कैलोरी मेजर होनी चाहिए थी, वो उतनी नहीं निकली। उसका कुछ हिस्सा, ये निकली हुई एनर्जी का जो 57.1 किलो जूल जो निकल रही है एनर्जी, इसी निकली हुई एनर्जी का कुछ हिस्सा काम आ गया, क्या करने के काम आ गया? जो ये अनडिसोसिएटेड वीक एसिड है या वीक बेस होता, उसके कंप्लीट डिसोसिएशन करने के इसका कुछ हिस्सा काम आया। कुछ काम आया तो क्या ये एनर्जी इतनी ही बाहर निकली? नो, इससे कम ही तो निकलेगी, क्योंकि इस निकली हुई एनर्जी का कुछ हिस्सा तो जो ये अनडिसोसिएटेड वीक एसिड था उसको कंप्लीट डिसोसिएट करने के काम आ गया, तो इसलिए एनर्जी निकली कम। तो इसलिए हमने वही लिखा है, द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड इज लेस देन 57.1 किलो जूल, उससे कम निकलती है। कब निकलती है? जब आप जिन दो एसिड और बेस को मिला रहे हो, या तो वो दोनों ही वीक हो या दोनों में से एक वीक जरूर हो, तो हमेशा एनर्जी जो निकलेगी वो 57.1 किलो जूल नहीं निकलेगी, उससे कम निकलेगी। और मैंने रीजन बता दिया। अब जो रीजन था, जैसे मैंने ये रिएक्शन भी यहाँ पे आपके सामने लिख दी, और हमने लिखा लेस देन, देखो लेस देन का हमने साइन यहाँ पे लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? अब रीजन बताते हैं, जो मैंने बता ही दिया आप लिखते हैं यहाँ पे। आयनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस इज नॉट कंप्लीट, वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं। इसलिए सो द पार्ट ऑफ द लिबरेटेड एनर्जी, द पार्ट ऑफ द सम पार्ट ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी, और कैसे द लिबरेटेड एनर्जी इज यूज्ड, इसलिए यूज हो गया कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा काम आ गया फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन, फॉर द कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड वीक एसिड और द वीक बेस। इसीलिए जो एनर्जी निकलती है वो, जब कभी भी आप वीक एसिड और वीक बेस को आपस में मिलाएं, तो हमेशा ही 57.1 किलो जूल से कम निकलती है। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि भाई टोटल एनर्जी निकलनी चाहिए थी 57.1, और अब निकली इतनी, मान लीजिए कह दिया 54 किलो जूल निकली, तो वो जो बची हुई एनर्जी है वो क्या है? वो है कौन सी? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, जो आपके वीक एसिड को ब्रेक करने के काम आई। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे ना बेटा समझ में कुछ आई बात? मैंने क्या कहा? 57.1 किलो जूल को याद रखना ही रखना है कि ये तो स्ट्रॉन्ग होते दोनों तो निकलती। उसके बाद कह दिया कोई वीक दे दिया आपका, फिर कह दिया एनर्जी निकल गई 54 किलो जूल। तो फिर बताओ हीट ऑफ डिसोसिएशन कितनी है? दोनों का डिफरेंस लेना है, क्योंकि वही तो वो एनर्जी है, बचा हुआ जो हिस्सा है, पूरी 57 निकली नहीं, जो कम हो गई एनर्जी, जो कम निकली, तो बचा हुआ हिस्सा क्या काम आया? वीक अनडिसोसिएटेड एसिड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के ही काम आया। तो हीट ऑफ डिसोसिएशन ऐसे एग्जाम में न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपसे निकलवा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन नाम से पता चला, आपने देखो लैब में भी देखा है, कॉपर सल्फेट तो देखा होगा आप सभी, ब्लू कलर का होता है, उसको चाइना डिश में रखो, हीट कर दो, व्हाइट कलर का हो गया। पानी के अंदर जो वेपराइजेशन था, जो जो भी उसमें अटैच वाटर मॉलिक्यूल थे, क्योंकि ब्लू विट्रियोल जिसे कहते हैं, CuSO4.5H2 जो हम लिखते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेशन के तो निकल गए, CuSO4 एनहाइड्रस हो गया, अब व्हाइट कलर का है ना भाई। वो एक अलग रीजनिंग, वो हम डी ब्लॉक में पढ़ते हैं कि वाटर के आने से जो आपके डी सबशेल के ऑर्बिटल, वो आपके जो डीजनरेट थे, डीजनरेसी लॉस्ट होके T2G बन जाते हैं, डी डी ट्रांजिशन हो जाती है आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होता ही है Cu2 प्लस के अंदर।
तो उस अनपेड इलेक्ट्रॉन के डी ट्रांजिशन हुई, एनर्जी निकली विजिबल रीजन में, इसलिए वो कलर्ड हो गया। लेकिन ये जो दो सेट में टूटा, कब टूटा? डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल एक ही लाइन में हैं, वो दो सेट में टूटे, कब टूटे? पानी के आने की वजह से, हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से, CuSO4.55H2O की वजह से ऐसा हुआ था। तभी वो T2G नीचे, EG ऊपर रहा, एनर्जी गैप बन गया, ये भी डी, ये भी डी, डी ट्रांजिशन हो गई, एनर्जी सब सराउंडिंग से मिली। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक इन द ग्राउंड स्टेट बाय रिलीजिंग एनर्जी द विजिबल रीजन, सो कॉपर सल्फेट बिकम्स ग्लो इन कलर, ऐसा कहते थे। लेकिन ये जो अटैच होता है, अब मैं क्या बता रहा हूं, आपके पास एनहाइड्रस है कंपाउंड CuSO4 एनहाइड्रस, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए। अटैच हुआ तो मतलब अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन हुई तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ हीट चेंज हुआ, हीट चेंज हुआ, अट्रैक्शन होने से एनर्जी निकली। तो कहते क्या है उसे? हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। आगे बेटा बात समझ में। तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, मैंने आपको बताया, ठीक हो गया, और मॉइस्टनेस दे दी बेटा वाटर, 1 मोल ले लिया हमने यहाँ, और उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है, CuSO4 डॉट बोलो क्या, 5H2, ये आपका बन गया। हीट चेंज आगे हम लिख देंगे, आप तरीका बताया, या तो प्लस करके लिख दें या क्या बताते हैं डेल्टा H करके आगे वैल्यू लिख देंगे। तो द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर है, कंबाइन विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर बाय फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, उनके थ्रू ये अटैच होते हैं वाटर मोलिक्यूल, और टू चेंज इनटू द हाइड्रेटेड सॉल्ट, और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम डेफिनेशन ले लेते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। क्या लेंगे बेटा? हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब जो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन बना रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं किसी कंपाउंड को। तो जब हमने देखो कोई सॉल्यूट लिया, उसमें वाटर डाला, वो कुछ एनर्जी निकल गई, और पानी डाला और एनर्जी निकल गई, और पानी डाला और एनर्जी निकल गई, और पानी डाला और एनर्जी निकल गई। इतना पानी डाल दो कि जब तक की एनर्जी निकलनी बंद ना हो जाए। एक्सेस में डाल दो आप, एक्सेस में डाइल्यूशन कर दो, कितनी निकली अब आपकी एनर्जी, उसी को क्या कहते हैं? हीट ऑफ सॉल्यूशन। कितना हीट चेंज हुआ, कितना हीट चेंज हुआ। तो the amount of the heat change when 1 mole of this substance is dissolved in such a large amount of solvent so that further addition of the solvent doesn't produce any heat change is called as the heat of solution. तो उसे क्या कहते हैं? heat of solution कह देते हैं। आगे बेटा बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं, ये टर्म्स मैंने पहले भी बिल्कुल स्टार्ट में समझाते वक्त यूज कर ली थी, हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज का मतलब सॉलिड को लिक्विड में बदलना। अमाउंट वही लेंगे हम, 1 मोल सॉलिड हमें लेना होगा। तो अमाउंट ऑफ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ दिस सॉलिड changes into the liquid state at its melting point, ये लिखना ना भूलें, इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट लेते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द लिक्विड गेट चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखना मत भूलना। नेक्स्ट हीट ऑफ सब्लिमेशन पढ़ा था हमने। The amount of the heat change when 1 mole of the solid directly converted into the vapor phase at a given temperature, but that temperature is below the melting point, ये ध्यान रखना, is called the heat of sublimation. अब हम लेते हैं हीट ऑफ एटोमाइजेशन। डी ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर भी आता है, बाय द हीट ऑफ एटोमाइजेशन, बाय द हीट ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीजेस अप टू द मिडल देन डिक्रीजेस, ऐसा क्यों होता है? तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब भी आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसको फ्री गैसीय स्टेट में बदल दिया, फ्री एटॉमिक स्टेट के अंदर वो आ गया, हीट ऑफ एटोमाइजेशन है। पहले एटॉमिक स्टेट में नहीं था, अब वो वेपर एटम है, वेपर स्टेट में है, तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहलाती। मतलब द अमाउंट ऑफ द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस चेंजेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ एटोमाइजेशन। से आप क्या कहते हैं? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। देखो ये शब्द है ना, बड़े माइन्यूट हैं और न्यूमेरिकल में बड़े काम आने वाले होते हैं, क्या पता किस तरीके का कोई न्यूमेरिकल आ जाए। इसलिए शुरू में मैंने थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन भी आपको समझाने का प्रयास किया था, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड की दो बातें होती हैं बेटा, या तो बॉन्ड टूटना होता है या बनना होता है। अगर बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, दोनों बातें हैं। तो इसी तरीके से बॉन्ड एनर्जी की भी डेफिनेशन दो तरह की हो सकती है। जब बॉन्ड को तोड़े तो उसको एक बॉन्ड मत बोलना, उसको 1 मोल बॉन्ड बोलना है। अगर बॉन्ड टूटे तो कहेंगे 1 मोल बॉन्ड इज ब्रेक, अगर बॉन्ड बने तो कहना 1 मोल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। शब्द यूज करना है 1 मोल, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, कब रिलीज हो, बोलो कब होगी रिलीज? व्हेन 1 मोल बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम, या क्या कह देंगे? द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड
इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी, और यू कैन से द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह देते हैं। अब कुछ बातें आपकी इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पे कि अक्सर हम बॉन्ड एनर्जी की बजाय एवरेज बॉन्ड एनर्जी शब्द यूज कर लेते हैं। वी ऑलवेज टेक द वर्ड एवरेज, एवरेज। ऐसा क्यों? बिकॉज द सेम बॉन्ड मे बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। भाई लेकिन उस बॉन्ड का नेचर तो सेम नहीं होगा हर एक। क्या हर एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का नेचर सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखो समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया, आपके इथेन लिख दिया बेटा, इथेन, ध्यान देना, इथेन, इथेन, देखो इथ हो गया, दो कार्बन हो गए, एन का सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके अंदर बेटा देखो मैंने ये लिख दिया सी एच, एच एच, वैलेंसी पूरी कर दी ना, हाइड्रोजन 6 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाता है, देखो बना दिया ना हर कार्बन के 4 बॉन्ड। तो देखो ये कार्बन का यहाँ पे जो सी एच बॉन्ड है बेटा, देखो ये सी एच बॉन्ड, ये जो कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन, इसकी हाइड्रोजन बोलो क्या है, 4, और सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, sp3 है। sp3 है तो 25% एस करेक्टर है, मतलब एस तो एक ही है ना, टोटल ऑर्बिटल तो एक एस है, 3p है, तो टोटल हो गए 4 गुना में 100, तो बोलो 25% हो गया। बोलो कौन हो गया 25%? एस करेक्टर। तो 25% बोलो क्या निकाल दिया? एस। अब उसके बाद मान लीजिए मैं इथीन लिख दूं बेटा, कार्बन कार्बन, और इसके ऊपर भी बेटा देखो वैलेंसी कार्बन की 4 करने के लिए मैंने दो दो एच लगाने पड़े। इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो बेटा आप क्या कहेंगे कि 1 2 3 ही सिग्मा है, तो 3 है तो sp2 होंगे। एस तो एक ही है ना बेटा, टोटल ऑर्बिटल है 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो बेटा 33% हो गया। एस करेक्टर ज्यादा हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ये, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ये कार्बन, तो इस सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ खींचे रखेगा, है ना, ज्यादा ज्यादा खींचे रखेगा, बॉन्ड ये आराम से टूटेगा नहीं। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे बेटा एल्काइन ले लूं, देखो एल्काइन, ध्यान देना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये एच ले, देखो ऐसे एच, ठीक हो गया बेटा, बॉन्ड और छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के दो ही सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड सी एच बॉन्ड के साथ, एक इधर, क्योंकि दो तो ये पाई बॉन्ड हो गए। बोलो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? एसपी हो गई। एसपी में दो है ना बेटा, एक ऐसे एक पी, तो एस तो एक ही है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखो 50% एस करेक्टर। एस करेक्टर और ज्यादा हो गया तो मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या हुआ, इन बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रांगली अपने पास रखेगा। इस सी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस सी एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए मोर एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बोलो क्या होनी चाहिए? ज्यादा, मोर होनी चाहिए। और ये वाला जो बॉन्ड है, जो एल्केन वाला बॉन्ड था, इस बॉन्ड की एनर्जी कम होनी चाहिए बेटा। तो कहने का अभिप्राय क्या था, जो सेम बॉन्ड है भाई, सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड एल्केन में भी है, सी एच बॉन्ड एल्कीन में भी है, सी एच बॉन्ड एल्काइन में भी है, बिकॉज द सेम बॉन्ड में बी प्रेजेंट इन द डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड विद द डिफरेंट डिफरेंट नेचर, अलग अलग नेचर है। वही हमने लिखा था, देखो वही, इसलिए हमें इन सभी की एवरेज लेनी पड़ती, क्योंकि हम वही वैल्यू तो एक ही वैल्यू तो पुट करेंगे ना बेटा न्यूमेरिकल्स में, तो हम मैक्सिमम कंपाउंड को यूज किया, उनकी एवरेज ले ली। वी ऑलवेज, देखो इसलिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, वी ऑलवेज टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज नॉट सेम in different type of compounds, and even not same, and even not same in the same compound, सेम में भी डिफरेंट नहीं, सेम में भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए सेम में कैसे कहा, सेम में इसलिए कहा कि मान लीजिए हम कोई ऐसा कंपाउंड ले दें, ये CH3 CH2 Cl ले दूं बेटा मैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं Cl लिख देता है, एक Cl के आने से इस कार्बन का नेचर बदल गया, Cl का इंपैक्ट कार्बन पे पड़ेगा, इस कार्बन का इंपैक्ट इस हाइड्रोजन के ऊपर पड़ेगा, तो बॉन्ड एनर्जी डिफर कर जाएगी, बॉन्ड एनर्जी बोलो क्या कर जाएगी? डिफर कर जाएगी। आगे ना बेटा बात समझ में? तो इसलिए हमें एवरेज वर्ड यूज करना ही पड़ता है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ द CH बॉन्ड इज नॉट सेम इन डिफरेंट डिफरेंट दीज कंपाउंड्स, सो वी ऑलवेज नीड टू टेक द एवरेज ऑफ ऑल दीज। जैसे बॉन्ड एनर्जी मान लीजिए 4 ले लिए, तो E1 पहले की E1, दूसरे की E2 है मान लीजिए, तीसरे कंपाउंड में E3 आ गई, इसमें E4 आ गई, एंड सोन पता नहीं कितने कंपाउंड में आ गई, और उन सभी का हम क्या ले लेते हैं? फिर एवरेज ले लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा बात? आ गई समझ में? अब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के, ये फार्मूले बड़े सिंपल से। देखो क्या, जब कोई रिएक्शन चलती है तो आपने देखा पुराने बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट पे बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, नए बॉन्ड बनेंगे। तो मीन्स आपको क्या करना है, डेल्टा एच बॉन्ड ब्रोकन, कौन कौन से बॉन्ड टूटे, उस बॉन्ड को टूटने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो रिएक्टेंट साइड में जो भी आपके बॉन्ड होते हैं जो टूटते हैं, उनकी एनर्जी माइनस प्रोडक्ट साइड में कितने बॉन्ड बने, उनकी एनर्जी का डिफरेंस लेना है, वो ही तो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों की सेंस एक ही है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये ना लिख के आप यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं
कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, माइनस में बोलो क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, जो रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड टूटते नहीं, वो एक रिएक्टेंट है उसके सारे बॉन्ड टूटे ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए आपके पास बेटा मीथेन होता है, ध्यान देना, मान लीजिए मीथेन है आपके पास, इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ कर दी बेटा, ठीक हो गया। और बना क्या, बड़े ध्यान से देखना, ये एक बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, यहां से इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, ये तीन बॉन्ड तो बेटा बचे हुए टूटे ही नहीं ना, ये तो बॉन्ड टूटे ही नहीं, देखो ये तो टूटे ही नहीं, ये टूट गया एक। और क्या हुआ, यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया, और यह क्या आ गया, Cl प्लस में एक H जो निकला था H और Cl के बीच में। देखो ये तो वो है नया बॉन्ड जो बना, ये है वो नया बॉन्ड जो बना, और ये है वो पुराना बॉन्ड जो टूटा। तो जो हमने यहां लिखा था ना बेटा डेल्टा H बॉन्ड ब्रोकन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा H निकालने के लिए, अगर ये जो बॉन्ड टूटा इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, माइनस में क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे मान लीजिए ये एनर्जी थी एक्स थी जो देनी पड़ी, तो यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नया बॉन्ड बन गया, नया, ये तो एनर्जी देनी पड़ी ना बॉन्ड, तो अब बॉन्ड बन गया नया, तो एनर्जी निकल गई। तो जो एनर्जी निकली यहाँ पे, कौन सा नया बॉन्ड बना, ये CCl बॉन्ड बना। तो मान लीजिए यहाँ पे जो एनर्जी निकली वो -y मान लीजिए मैंने लिख दिया, प्लस में ये नया बॉन्ड बना, तो मान लीजिए एनर्जी निकल गई -z, तो ये -z भी मैंने लिख दिया। अब ये डेल्टा H निकल जाएगा। ऐसा करें, या आप क्या करें, दूसरा तरीका जो हमने बताया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक तो देखो ये तरीका हो गया बेटा, आ गया होगा ना समझ में। या अब दूसरा तरीका बताते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड में देखो इस CH4 में CH बॉन्ड कितने हैं, 4 है, तो अब क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ये तो हो गया आपके रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, हो गया ना एक रिएक्टेंट। अब दूसरा प्लस में ये सी, एक ये बॉन्ड है देखो रिएक्टेंट साइड में Cl, तो बॉन्ड ये एक ही है, देखो एक ही है एक, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय बोलो क्या लिखेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बोलो किसकी, सी, Cl बॉन्ड, तो ये रिएक्टेंट का कर दिया। माइनस में अब क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में क्या है बोलो, ये तीन तो CH बॉन्ड है, तो देखो वही लिख देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ द CH बॉन्ड, ठीक हो गया। माइनस, और ये प्लस में और क्या लिखेंगे, एक इसमें क्या है बोलो, CCl बॉन्ड भी है, देखो ये रहा, तो लिख देंगे प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl बॉन्ड, प्लस में और क्या लिख देंगे, देखो HCl भी बना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बोलो क्या, HCl बॉन्ड। क्लियर हो गया, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि कैसे आप डेल्टा H निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये जो हमने लिखा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H बॉन्ड ब्रोकन माइनस में बॉन्ड फॉर्म्ड होती है, और ये आल्सो इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है। अब इसके लिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखें, जो भी रिएक्शन दे रखी हो आपको रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना ही करना है, कर दी रिएक्शन बैलेंस। उसके बाद आपको सबकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। आपने देखा ना, मैंने देखो मीथेन को क्या इकट्ठा लिखा, CH4 लिखा है, नो, मैंने C चारों बॉन्ड दिखाए हैं, Cl2 को भी Cl सिंगल बॉन्ड Cl करके लिखा है ना बेटा यहाँ पे। तो ये है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सभी की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, तभी तो टोटल बॉन्ड्स को हम काउंट कर पाएंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में आपको ऐसा करना होता है, कि आप माइंड में, आप इंटेलिजेंट अपने माइंड में कर सकते हो, एक अलग बात। आइडेंटिफाई द बॉन्ड ब्रोकन बॉन्ड फॉर्म, मैंने बताया ना कौन सा बॉन्ड टूटा था, जैसे ये अभी मीथेन में CH बॉन्ड ही टूटा था, एक CCl बॉन्ड टूटा था, ऐसे मैंने बताया, क्लियर हो गया ना। तो ये एक्स हो गया, और ये जो CCl बॉन्ड भी देखो जो टूटा था, मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी A जूल देनी पड़ी, देखो ये हम यहाँ पे भूल गए थे, एक्स प्लस में A आएगा बेटा, एक्स प्लस में A, ये तो हो गई जो बॉन्ड आपके ब्रेक हुए थे CH और CCl रिएक्टेंट साइड में, तो एक्स प्लस में A हो गया है ना। डेल्टा H ब्रोकन वाला, तो माइनस में डेल्टा H फॉर्म्ड वाला क्या था, बॉन्ड फॉर्म्ड, ये था, ये आपके CCl नया बॉन्ड बना था, HCl नया बॉन्ड बना, तो Y और Z जैसे मैंने लिखा। उसके बाद सीधा बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज, अब जैसे बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज मैंने तो एज्यूम कर ली थी, यहाँ पे CH बॉन्ड टूटा तो x जूल मान लिया, ये A जूल मान लिया CCl वाला, ये नया बॉन्ड बना CCl तो y मान ली वैल्यू, HCl तो z मान ली वैल्यू, तो मीन्स ये डाटा गिवन मिलेगा एग्जाम में, तो बॉन्ड एनर्जी की वो वैल्यूज देख ले गिवन डाटा से, और फिर आपका ये फॉर्मूला लगा दे जो ऊपर हमने ये लिख रखा था, फिर आपका आंसर निकाल दे। दूसरा तरीका, एक तो ऐसे अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन हो न्यूमेरिकल में तो आप ऐसे करेंगे, या देखो सिंपल सी बात है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, डेल्टा H द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस में
द डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ द बोलो क्या रिएक्टेंट। तो ये आप ध्यान रखें, इसके बेसिस के ऊपर आप अपने न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। और हेसिस लॉ को जरूर अप्लाई करना है हर जगह, जहां पे भी जरूरत पड़े हेसिस लॉ को यूज कर ले, उसको ध्यान कर ले, आपके न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बात समझ में। तो अभी तक जो हमने देखा यहाँ पे कि ये आपके देखो फॉर्मूले इसी टाइप से स्टेप फॉलो किया, बैलेंस करेंगे हम रिएक्शन को, तभी हम ये अप्लाई करेंगे। फिर डेल्टा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट की, वो डाटा हम गिवन करेंगे। फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि डेल के हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। आगे बेटा बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई बात पूछनी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा किसी को? चलो अब हम सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। थ्योरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ लिया, साथ में न्यूमेरिकल पोर्शन भी बता दिया। अब कुछ न्यूमेरिकल हम देखेंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल डेल्टा एच निकालना है बेटा। आप बोलो कैसे निकालोगे? कई तरीके होते हैं इसके निकालने के। देखो पहला तरीका हम बताते हैं क्या। आपको ये डेल्टा एच निकालना है, लेकिन कुछ गिवन चीज भी तो होंगी। देखो एक तो ये गिवन ये दे दिया, एक ये दे दिया, दो चीजें बेटा गिवन है। अब आंसर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सोचो। डेल्टा एच कैसे निकालें? ये जो डेल्टा एच दे रखे है ना बेटा, इसमें ये देखो प्रोडक्ट साइड में कौन है? CO2 है। बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस कर रखी है, बिल्कुल अच्छी बात है ये तो। अब उसके बाद CO2 प्रोडक्ट साइड में है। तो ये गिवन चीजें क्यों दी, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब गिवन इसलिए दी कि इनको यूज करके ये डेल्टा एच निकाल दो। तो देखो पहला तरीका तो क्या है, जो पहली इक्वेशन उसको 1 मान ले, अगली को 2 मान ले। अब प्रोडक्ट साइड में हमें CO2 चाहिए। प्रोडक्ट साइड में क्या चाहिए बोलो? CO2। तो प्रोडक्ट साइड में देखो ये रहा, देखो ये रहा सी है ना, ये रहा देखो CO2, ये रहा। हो गया। कितने मोल है? ये तो 2 है बेटा। तो ये रिएक्शन नंबर 2 को पूरी को प्रोडक्ट साइड में है CO2, यहाँ पे पहली इक्वेशन में तो नहीं था, सेकंड में। इस पूरी जो इक्वेशन है सेकंड वाली, बोलो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस वाली को बोलो इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से। बोलो किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? पूरी को 2 से करना है बेटा। कार्बन भी आ गया, O2 भी आ गया, CO2 के आगे 2 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू लिख रखी है इसको भी 2 से करना है। क्योंकि ध्यान दो, ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है ना बेटा, ये जो C+O2 ये 1 मोल बना था, उसके लिए थी एनर्जी जो निकली थी। अगर ट्वाइस कर देंगे तो ट्वाइस एनर्जी निकलेगी, थ्राइस कर देंगे तो थ्राइस एनर्जी निकलेगी। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? तो इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको तो बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे डेल्टा एच के आगे वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं। क्योंकि ये जो वैल्यू है डाटा है, ये इस रिएक्शन के लिए दे रखी जो पहले से लिखी हुई है। अगर इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से, उतनी ही तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। 1 मोल से 1 एनर्जी। कम रोटी खाई कम एनर्जी मिली, ज्यादा खाई ज्यादा एनर्जी मिली। तो यहाँ पे 1 मोल कार्बन का लिया, कम एनर्जी निकली। 2 मोल का कंबशन करेंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अब उसके बाद देखो अब हम क्या करें, हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे 2 CO2 के मोल चाहिए थे। राइट साइड में CO2 है, बिल्कुल ठीक है, 2 चाहिए थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो क्या चाहिए, अब रिएक्टेंट साइड में देखो CO 2 CO किधर चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे तो देखो राइट में, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो। 2 CO चाहिए, पहले ही 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, बस इसको रिवर्स करना है। तो कर दे रिवर्स, तो रिवर्स इक्वेशन 1 को कर दे। ये कर दिया हमने रिवर्स। रिवर्स करते ही साइन भी बदल जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू के आगे माइनस साइन था, अब प्लस आ जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर ऐसे चली रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, बैक चलेगी तो एंडोथर्मिक हो जाएगी। क्लियर हो गया? C+O2 मिला, CO बना तो एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर अब CO टूटा और C+O2 में गया तो रिवर्स हो गई ना, तो अब ये एंडोथर्मिक हो गई, इसलिए साइन चेंज हो गया। क्लियर हो गई बात? अब सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 जैसे बताया, पूरी को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो -787 लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ क्या कर दें, इन दोनों को सिर्फ ऐड कर दें। ऐड कर दें, कॉमन चीजों को काट दें। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दिया एक O2 है, इधर एक O2 को काट दें तो एक कट गया, तो एक तो फिर भी बच गया। और बताओ और कुछ दिख रहा है? हाँ ये रहा, 2 कार्बन सॉलिड, 2 कार्बन सॉलिड, इनको काट दें। अब रिएक्टेंट वाली चीजें रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट, और इन दोनों को सम अप कर दे। माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, डेल्टा एच का आंसर हमने निकाल दिया। ये था पहला तरीका, आप ऐसे करते हैं। अब दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। अब देखना दूसरा तरीका क्या सीखा था आपने। ये सीखा था कि हीट ऑफ रिएक्शन, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। ठीक हो गया? अब देख, डायरेक्ट देख के आप कैसे करते हैं। देखो आप ये बताओ, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच तो निकालनी, ये तो देखो निकालनी ही है आपको, ये तो निकालनी है बेटा।
हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट कौन है बोलो, CO2 है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। CO2 बनता हुआ दिख रहा है, हाँ देखो ये बनता हुआ दिख रहा है, ये बन गया। और कितने बनाने हैं, 2 CO2 के मोल बनाने हैं, यहाँ पे तो एक ही है, एक है, तो दो बनाने हैं। तो जब ये CO2 बना तो बोलो कितनी एनर्जी निकली, 393.2। दो बनाने हैं तो बोलो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ CO2 है, 2 मोल बनाने हैं। और जो गिवन चीज थी उसमें CO2 का एक ही मोल बना रखा है, तो इसलिए 2 से लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे देखो इसको देखो मेन रिएक्शन को, इसको ऊपर जो डेल्टा एच क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब माइनस क्या लिखना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो दो हैं, दो हैं तो उनके बारे में लिखो, 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक हो गया इतना। उसके बाद अब देखो क्या क्या चाहिए आपको, चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। देखो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन तो CO2 की दे रखी, लेकिन 1 मोल की दे रखी है, तो जो ये वैल्यू होगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, 2 हमने पहले ही लिख दिया, ये तो हो गया ठीक। अब हम लिखेंगे उसके बाद आगे देखो, माइनस में जो रिएक्टेंट साइड में था, 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। देखो ये 2 CO था ना, तो ये पहले ही 2 CO की वैल्यू डायरेक्ट है, देखो ध्यान दो, ये 221 है ना बेटा वैल्यू, जो -221 है, ये वैल्यू एक CO की नहीं है, ये 2CO2 की वैल्यू दे दी, मतलब इस पूरे की इकट्ठी वैल्यू दे दी, जो मैंने रेड करके आपको दिखा दी, इस पूरे की जगह लिखेंगे 221 -221। लेकिन यहाँ पे जो CO2 के केस में 2 की जगह 2 तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय ये जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 393.5, ये एक CO2 की दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे ये 393.5 लिखेंगे। और क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है ऑक्सीजन, हमने बताया था स्टैंडर्ड स्टेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उसकी वैल्यू बोलो कितनी होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो देखो वैल्यू हमने पुट की, ये वैल्यू पुट की 393.5, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे की जगह हमने -221 लिख दिया, और हीट ऑफ फॉर्मेशन O2 की 0 होती है, हमने 0 लिख दिया। कैलकुलेशन करें और आपका आंसर यही आ गया, -566। यही देखो हमारा ऊपर था आंसर, यही हमारा यहाँ पे आ गया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको समझा दिया। क्लियर हो गया बेटा? चलो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो जो अगला न्यूमेरिकल है, आप पहले इसको जल्दी से रीड करें और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसको कैसे करना, आप ध्यान देना बेटा, ठीक है? जल्दी से रीड करें बेटा। तो बेटा आपने जो न्यूमेरिकल है ये पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, बड़े ध्यान से देखना। तो ये रिएक्शन गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन, तो हमें निकालना है, निकालना है वो अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखो कैसे आपको निकालना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का क्या मतलब है, देखो मतलब जैसे हमने सिखाया था, फॉर्मेशन में जो भी बनाना उसका 1 मोल लें। देखो हमने भैया 1 मोल लिख दिया यहाँ। अब ये बना है, कहां से बना है, ये मैंने C लिख दिया, फिर मैंने H लिख दिया, बैलेंस कर दें, लेकिन इसको 1 1 लिखना है C6H6 के आगे। फिर यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब यहाँ पे डेल्टा H की कोई वैल्यू आएगी, यही तो हमें निकालनी है, यही तो हमें क्या करना है बेटा, निकालनी है वैल्यू हमें। आगे बेटा बात समझ में? अब देखो गिवन चीज क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। देखो ये बेंजीन का 1 मोल लिया हमने, देखो यहाँ पे 1 लिखा है मैंने, आगे 1 1 लिख के बैलेंस कर दिया हमने। C6H6 में C कार्बन 6 थे, तो मैंने देखो CO2 के आगे 6 लिख दिया। कंबशन जब भी हम करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो कार्बन होगा तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा। और C6H6 में आपके 6 कार्बन थे तो 6 CO2 6 लगा दिया, हाइड्रोजन 6 है बेंजीन में, तो वाटर के आगे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 3s2 3 2 6 होता है। फिर ऑक्सीजन देखो प्रोडक्ट साइड में कितनी हो गई, 6 2 12, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर में 3, तो 15 हो गए, तो इसलिए 15/2 लिखा। और ये डेल्टा एच की वैल्यू गिवन थी -326.8 किलो जूल, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, दैट इज गिवन। सेकंड क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन भी गिवन है। कार्बन का कंबशन किया तो C+O2 सिंपल कंबशन का मतलब ये 1 मोल ही जलाना है, कार्बन का 1 मोल ही लिया, ठीक हो गया बेटा। थर्ड कंबशन हाइड्रोजन का करना है, इसके आगे 1 ही लिखना है यहाँ पे, तो इसलिए 1 लिखा, H2O ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो इसलिए ऑक्सीजन को हाफ लिखना पड़ा, तो इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक हो गया बेटा। अब कैलकुलेट क्या करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था,
कार्बन 6 + 6H और ये डेल्टा H निकालनी है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया। अब देखो क्या करें निकालते वक्त, एक चीज का ध्यान देना, जो भी ये रिएक्शन तीनों गिवन है आपके लिए यहाँ पे, इसमें ढूंढो सबसे पहले कि यहाँ पे बेंजीन कहाँ पे है। ये देखो C6H6, वो तो इक्वेशन नंबर 1 में किधर है वो, राइट लेफ्ट साइड में है, चाहिए किधर, राइट साइड में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को बोलो रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया बेटा, देखो हमने लिखा रिवर्स इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज समझते हैं, देखो दूसरी चीज, अब ये बताओ और ध्यान से देखो इसके अंदर और क्या दिख रहा है। देखो बेंजीन तो हमने कर दिया आपके राइट साइड में इक्वेशन 1 को रिवर्स करके, और देखो कार्बन कितने होने चाहिए, यहाँ पे 6 होने चाहिए, देखो 6 है ना, 6 बेटा। तो इक्वेशन नंबर 2 को किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को तो बेटा हमें क्या करना पड़ गया बोलो, यहां से इसको तो कर दो रिवर्स, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दो बोलो किससे, 6 से, ठीक है। और बताओ क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर जो 3 है इसमें देखो 6H लिख रखा है ना, हाइड्रोजन 6 चाहिए यहाँ पे, तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, H2 लिख रखा है, तो 3 × 2 = 6 बनेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कर देंगे। अब देखो क्या बना, पहली रिएक्शन को रिवर्स किया, रिवर्स करेंगे तो देखो ऊपर जो माइनस का साइन था प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड अगर एक्सोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक हो जाएगी, रिवर्स करते देखो हमने प्लस कर दिया। और बताओ 6 से मल्टीप्लाई किया, देखो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 393.5 था ना बेटा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो हमारा ये आ गया -2361। अगले को 3 से पूरी को मल्टीप्लाई किया तो 3 को देखो, ये जो -286 था इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना, ये आ गया। अब इनको ऐड कर दें सारी रिएक्शंस, कॉमन चीजों को कट ऑफ कर दें, कॉमन चीजों को काट दें आपस में, देखो क्या क्या कट गया, 3H2O से 3H2O कट गया, और बताएं 6CO2 से देखो 6CO2 कट गया, और बताएं, और देखो बेटा शाबाश जल्दी से, और कोई चीज दिख रही है, हाँ देखो बड़े ध्यान से देखना, और क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, बताओ बेटा शाबाश जल्दी से, और कुछ दिख रहा हो आपको, देखो ये 3/2O2 है ना बेटा, तो ये 2 से तो 2 कट गए, 3 ऑक्सीजन तो ये होगी, 6 × 2 = 12 और 3 15 है, और इधर भी 2 से 2 कट गया 15 ये है, तो सारी ऑक्सीजन आपस में बेटा क्या हो गई, कट ऑफ हो गई। तो बच क्या गया, इधर 6 तो कार्बन बच गए, रिएक्टेंट साइड में 3H2 बच गया, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ C6H6 बच गया। और ये इन सारी चीजों को सम अप कर देंगे, देखो ये प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, ये आंसर आ गया। इन सभी को एड, आफ्टर एडिंग ऑल दीज 3 रिएक्शंस वी गॉट दैट आंसर, तो हमारा ये आंसर निकल गया। क्लियर हो गया बेटा, आ गई बात समझ में। अब देखो दूसरा तरीका आपको बताते हैं, देखो अपने जानते हैं ना ये डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो जो मैंने ऊपर रेड पेन से देखो ये लिख रखी थी, ये रिएक्शन लिख रखी थी ना बेटा, ये रिएक्शन कुछ आई बात समझ में। तो हम देखो क्या करने वाले हैं, अगर अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी मेन रिएक्शन थी बेटा, ध्यान दो, देखो ये जो मेन रिएक्शन थी यहाँ पे, देखो ये C6H6 प्लस, देखो ये कंबस्शन वाली जो रिएक्शन, कंबस्शन वाली जो रिएक्शन C6H6 प्लस 15/2O2 जो हमने बैलेंस करके लिख रखी है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में पढ़ते हैं। इसकी हीट ऑफ रिएक्शन तो देखो गिवन है ना, गिवन डेल्टा H ऑफ रिएक्शन गिवन, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में कौन है बोलो, CO2 और H2O है। क्या इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, देखो ये रहा इक्वेशन नंबर जो 2 थी, हीट ऑफ जो ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये दोनों भी गिवन है। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी निकल जाएगी बोलो यहाँ से, ये आपकी C6H6 की निकल जाएगी, वही तो निकालनी थी। देखो यहाँ पे हमें ऊपर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो देखो हमने क्या लिखा, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें प्रोडक्ट साइड में कौन थे आपके, CO2 है, मल्टीप्लाइड बाय, देखो मैंने 6 लिख दिया, वाटर है मल्टीप्लाइड बाय 3 है, बैलेंस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिख दिया, प्रोडक्ट हो गए, माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो माइनस में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट है एक तो बेंजीन है, तो वन वन ही है, देखो बैलेंस रिएक्शन 1 है 1 मोल, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो गया, और प्लस में 15/2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट की 0 होती है वैल्यू, तो यहाँ पे तो देखो ऑक्सीजन की जगह तो 0 आ गया, बची वैल्यू गिवन है, बची हुई वैल्यू तो गिवन है। अब क्वेश्चन ये आया गिवन कैसे है, देखो
अब कैसे कैसे वैल्यू पुट करें, देखो ऐसे वैल्यू पुट की। डेल्टा एच की जगह तो हमने क्या लिख दिया, जो ऊपर गिवन था -326.8, है ना। पहली रिएक्शन नंबर 1 को ही तो लिखा हमने, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो CO2 है ये 1 मोल की दे रखी है, देखो 1 मोल CO2 बना है ये। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 6 के लिए लिखना है तो 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस 1 मोल ऑफ वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी 2 -286, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय आ गया यहाँ पे, माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6, ये तो हमें निकालनी है। 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि एलिमेंट की 0 होती है, हमने लिख दिया। तो डायरेक्टली यहां से आंसर आप निकालेंगे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल यही आएगा 2892.2 माइनस के साइन के साथ। क्लियर हो गया। दोनों में से कोई भी तरीका अपनाए, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जल्दी से पढ़े बेटा इसको। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ये गिवन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, इसकी डेल्टा एच निकालनी है, मतलब हीट ऑफ कंबशन कह दो, हीट ऑफ रिएक्शन कह दो। हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है इन तीन चीजों की, रिएक्टेंट साइड में मीथेन है उसकी भी दे रखी है, O2 एलिमेंटल फॉर्म में इसकी वैल्यू तो वैसे ही 0 होती है हीट ऑफ फॉर्मेशन, CO2 की भी दे रखी है, वाटर की भी दे रखी है। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला हीट ऑफ रिएक्शन का, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट से भी निकाल सकते हैं। या अब देखो कैसे हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करें, जो गिवन चीज है वो हमने लिखा, बोलो क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमने लिख दिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल मीथेन बना के लिखनी है बेटा। CH4 के आगे देखो कुछ नहीं है तो 1 ही है ना बेटा, बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। वैल्यू 65 किलो जूल गिवन थी, इक्वेशन 1 हो गई। हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 गिवन है, CO2 का देखो 1 मोल ही बनाया है ना बेटा, तो -393.5, यही इक्वेशन नंबर 2। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 1 मोल ही वाटर बनाना है, इसको 1 मोल ध्यान में रखते बैलेंस किया तो ये हाफ O2 लिखना पड़ा, ये वैल्यू गिवन है -286 किलो जूल। अब ये तीन इक्वेशन है और उससे जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसकी डेल्टा एच निकालनी है। तो ये कैसे निकालते, देखो ये जो गिवन रिएक्शन है ना बेटा, इसमें ये देखो कौन सी चीज कौन सी साइड में है। देखो ये जो ऊपर रिएक्शन गिवन है इसमें H2O जो है, H2O राइट हैंड साइड में, H2O राइट हैंड साइड में। बोलो ये जो तीन गिवन इक्वेशन थी इसमें H2O कहां पे, राइट हैंड साइड में, बिल्कुल ठीक है देखो। लेकिन टू है, तो टू है तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 को बोलो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 2 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। अब CO2 देखो, CO2 कहां पे है, राइट हैंड साइड में, कितने मोल है, 1, तो ये रहा CO2 1 ही मोल है, तो इसको एज सच रहने दो, इसको कुछ नहीं करना, ना रिवर्स करना ना मल्टीप्लाई। और देखो O2, O2 देखो, उससे पहले मीथेन को देखो, O2 तो अपने आप सेट हो जाएंगे, मीथेन को देखो लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, ये तो बेटा राइट हैंड साइड में है। रिवर्स करो, एक मोल है एक ही है, तो रिएक्शन नंबर 1 को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जस्ट रिवर्स, जो पहला तरीका जिसे हम सिखा रहे हैं। तो क्योंकि हमें ये निकालना है CH जो ऊपर गिवन था, CH4+2O2+CO2, और ये डेल्टा एच, और इसमें हमें कौन सी चीज राइट हैंड साइड में चाहिए, लेफ्ट, वो हमने देख ली, और वो अब हम लिखते चले जाएंगे। तो रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/2 करना था बेटा, यहाँ पे 3 कर देना बेटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 करना है यहाँ पे, ये 2 गलती से मेरे से लिखा गया। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/2, और इक्वेशन नंबर 2 के साथ तो कुछ करना नहीं, वी विल गेट। देखो इक्वेशन 1 को रिवर्स किया तो 65 था, -65 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को तो HH हमने लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। इक्वेशन नंबर 3 को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -286 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन चीजों को कट ऑफ कर देंगे, देखो कार्बन से कार्बन कट गया, है ना बेटा, 2H2 से 2H2 कट गया। और बताओ और क्या रह जाएगा, और है कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, तो अब लिख देंगे ऐसे, देखो क्या आ गया। देखो CH4 1 मोल बच गया, ठीक है, O2 1 मोल ऊपर है, 1 मोल नीचे, 2O2 आ गया, CO2 का 1 मोल आ गया, 2H2 का 2 मोल, बिल्कुल ठीक है। अब इनको ऐड कर दें, सारे माइनस के हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा, सभी को ऐड कर दें विद माइनस साइन, दैट इज द आंसर। अब अगला तरीका सीखते हैं जो हमने आपको अभी बताया था। देखो जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड। अगर आप इसमें देखें तो प्रोडक्ट साइड में बोलो क्या है, इस बैलेंस इक्वेशन टू कैलकुलेट जो आपने लिखा था, प्रोडक्ट साइड में है एक तो CO2 1 ही मोल है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। दूसरा कौन है, H2O है, 2 मोल है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब माइनस में रिएक्टेंट साइड देखते हैं,
1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन 1 मोल है तो 1 लिखा था, O2 के 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, एलिमेंटल फॉर्म है ये तो एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू तो 0 होनी ही है। तो डेल्टा एच हमें निकालनी है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते चले जाएं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की कितनी गिवन है, देखो आप जो गिवन चीजें थी इसमें देखो, तो ये रहा CO2, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन है -393, देखो हमने वैल्यू पुट कर दी। 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की भी है देखो, ये इक्वेशन नंबर जो 3 थी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये वाटर की फॉर्मेशन, वाटर 1 मोल बन रहा है, -286, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लिख दिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन देखो, देखो मीथेन भी C+2H2, देखो पहली इक्वेशन गिवन थी, 65 गिवन है, 65 गिवन है यहाँ पे, तो हमने 65 लिख दिया यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 65। आप इस चीज को भूल जाना कि रिवर्स है, ये पहला तरीका था, अब ये दूसरे तरीके पे हम चल रहे हैं, तो कंप्लीट आ गई ना बेटा बात समझ में। प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0 क्यों, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है O2 इज एन एलिमेंट, क्योंकि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट नहीं, मीथेन में तो दो थे ना, कार्बन एक हाइड्रोजन, ये तो सिंपल आपकी ऑक्सीजन ही है, तो वो 0 होती है उसकी वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, आप जो भी आंसर आप निकालेंगे एक्सैक्ट वही आएगा जो आपने पहले निकाला था। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, चलो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ये रिएक्शन दे दी आपके सामने, बैलेंस भी कर दी हमने, बैलेंस फॉर्म के अंदर ही है पूरी, डेल्टा एच निकालेंगे, लेकिन अब की बार गिवन बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, ये तो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे निकालना है, तो क्या करें, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि डेल्टा एच किसके इक्वल था, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कौन हो गया बेटा, ये CH2Cl2 है, इसकी स्ट्रक्चर हम खोल के लिख के बना देते हैं, देखो आपके लिए, ये CH2Cl2 है, तो देखो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे ड्रा कर, एक कार्बन है और इसमें बेटा H कितने हैं, 2 H है बेटा देखो, और दो कौन है बेटा, इसमें Cl है, बन गया ना ये स्ट्रक्चर हमने बना दी CH2Cl2। इसमें देखो दो तो बेटा कौन है, CH बॉन्ड तो दो है, इसलिए हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, प्लस में CCl बॉन्ड भी दो है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ द CCl बॉन्ड, क्लियर हो गया बेटा, माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ द आपके ये हो गए रिएक्टेंट, माइनस में प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड में तो आपके कोई बॉन्ड ही नहीं है, सारे आपके एटम ही हैं, तो इसलिए बोलो क्या हो गया, एलिमेंटल फॉर्म में है, बताया था ना, कार्बन अकेला एलिमेंट है अकेला, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द एलिमेंट क्या होती है, द स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, तो देखो 0 हमने लिखा, माइनस में 0, वैल्यू पुट कर देंगे औरों की, तो जो गिवन है हमारी वैल्यू, देखो एवरेज बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड की तो 413 थी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय CH की जगह 413 लिख दिया, CCl बॉन्ड की जगह हमने क्या लिखा, गिवन है 326, वो पुट कर दिया, और आगे माइनस में तो देखो 0 था ही, वो तो हट ही चुका है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा इस टाइप से। क्लियर हो गया बेटा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हम क्या लेंगे बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, अब हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दैट फॉलोइंग डाटा, ये डाटा बेटा यहाँ पे गिवन है, बॉन्ड एनर्जी निकालनी है CH बॉन्ड की। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे जो मीथेन दे रखा है, इस मीथेन की अगर मैं आपके सामने स्ट्रक्चर देखो ऐसे बना दूं, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, वो तो 3D होती है, टेट्राहेड्रल होती है, हम सिर्फ बॉन्ड दिखाने के लिए बना रहे हैं, आप देखो ये, तो CH4 की स्ट्रक्चर में 4 CH बॉन्ड होते हैं, 4 CH बॉन्ड है, तो इस CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपको निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, इसकी बॉन्ड एनर्जी आपको निकालनी है इस डाटा की हेल्प से, तो कैसे निकालें देखो, तो फ्रॉम द गिवन डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, देखो हमने ये यहाँ पे रिएक्शन लिख दी, किसकी लिख दी, हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन की, 4H लिख दिया, कार्बन लिख दिया, डेल्टा एच क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ऐसा हमने क्यों लिखा, बोलो क्यों किया इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखो ये जो रिएक्शन है इसमें H हमें बोलो कितने चाहिए, 2 चाहिए या 4 चाहिए, इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो बोलो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को बोलो किससे मल्टीप्लाई किया बेटा हमने, 2 से, क्लियर हो गया, एंड रिवर्स इट, और इसको रिवर्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो ये H है, देखो ये आपके प्रोडक्ट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो रिवर्स भी करो, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी करो, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 में देखो, हमें कार्बन गैसियस फॉर्म के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो राइट हैंड साइड में है, तो इक्वेशन नंबर 3 को भी रिवर्स कर दो और फिर लिख दें, तो C+H2 गिव राइज टू CH4, CH4 देखो गैसियस फॉर्म में हमें राइट में चाहिए था, राइट में ये इक्वेशन नंबर 1 का हमने कुछ नहीं किया, तो इक्वेशन नंबर 1 एज सच रही,
इक्वेशन नंबर जो 2 थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और रिवर्स भी किया। तो देखो रिवर्स भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो प्लस का साइन था माइनस आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये 866 आ गया। रिएक्शन नंबर थर्ड को सिर्फ रिवर्स किया है। अब इन सभी को एड अप कर दें। ऐड करेंगे तो क्या होगा, कॉमन चीजों को हम काट देंगे, कॉमन चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। देखो ये से ये कट गया, है ना। और देखो कार्बन सॉलिड से कार्बन सॉलिड भी देखो यहाँ पे कट। अब आपका जो बच गया वो आपका आंसर आ जाएगा, ऐड कर दिया ये आपका आंसर आ। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में। यहां तक आपका आंसर आया है, ये क्या निकला, अभी तक सिर्फ डेल्टा एच निकला। अब निकालनी है बॉन्ड एनर्जी। क्या निकालनी है, बॉन्ड एनर्जी। अभी तक तो हमने हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दी हमने। अब जो ये रिएक्शन आपके सामने आ गया, इसमें देखो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है बेटा। तो डेल्टा एच का दूसरा फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में जब निकाले, बोलो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट लिख दिया। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखो ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इनकी तो जीरो हो जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड की तो जीरो होगी। अब प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, ऊपर देखो मैंने CH4 की स्ट्रक्चर बना दी थी, उसमें 4 CH बॉन्ड है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। देखो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और डेल्टा एच हमने ऊपर निकाल ही लिया था, ये जो आ गई थी ये वैल्यू हमने -1663 इजिकल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड जीरो है, और माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस मच लिखा। अब सीधा आपकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो CH बॉन्ड की आएगी तो 4 से हम उधर डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका ये जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, आगे इस बात समझ में, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं इसका दूसरा तरीका। देखो हमने यही रिएक्शन यहां पे लिखी, देखो C+2H2। देखो जो ये पहली रिएक्शन गिवन थी बेटा, ये जो रिएक्शन है जो हमने यहां पे लिखी, इसमें आपने क्या किया, देखो अब ध्यान से आगे। आपका ये फार्मूला है ना कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, CH4 है, रिएक्टेंट कौन है, ये दो हैं, और दो कौन, कार्बन सॉलिड फॉर्म में और H2, ये टू H2 की फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। लिखते हैं चलो इसको, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में बोलो कौन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, माइनस में अब रिएक्टेंट साइड की बातें, 1 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू तो देखो यहाँ पे खुद गिवन है, -94 लिख दिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हमें निकालनी है, जैसे इधर दूसरे तरीके से निकाली थी ऐसे सच लिख दी, माइनस अब रिएक्टेंट साइड, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड। देखो गिवन चीजों में देखो कार्बन सॉलिड, देखो ये रहा, ये कार्बन सॉलिड रिएक्टेंट साइड में है, इसको प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे तभी तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपके कार्बन सॉलिड होगी। ये तो दे रखी है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैसियस फॉर्म में, इसको रिवर्स करके लिखना होगा, -703, तो इसलिए -703 लिखा बेटा। क्लियर हो गया। प्लस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, H2 है, H2 देखो ये रहा, देखो ये रहा H2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ये हीट ऑफ फॉर्मे सॉरी ये रहा इक्वेशन नंबर 2, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। लेकिन H2 तो बेटा यहाँ पे भी आपके क्या है, रिएक्टेंट साइड में है, ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H होगी ना, H2 तो नहीं है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या होगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो H2 की बन जाएगी। तो 433 है, -433 आ जाएगा, -433, देखो ये लिख दिया हमने। तो आपका ये आंसर आ गया, -1663। देखो आगे ना वही, और आगे का पोर्शन वही बिल्कुल सेम रहेगा, वही सेम पैटर्न, सिर्फ फर्स्ट स्टेप आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहली स्टेप थी जो डेल्टा एच हमें निकालना था, उसके दो तरीके हैं, या तो ऐसे ही जो इधर मैंने दिखाया, या इधर इस साइड में जो मैंने आपको समझाया है, ये मैंने देखो और भी लिख दिया है यहाँ पे आपके लिए, और करके देखो, और या तो ये डेल्टा एच निकालने के लिए ये इधर वाला तरीका, या मैंने लाइन लगा दिया ये वाला तरीका। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बेटा बात, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम लेते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। अब जो यही सेम न्यूमेरिकल था, देखो यही सेम न्यूमेरिकल, बड़े ध्यान से देखना हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। पहली रिएक्शन थी ना बेटा, कार्बन सॉलिड 2H2, ये मीथेन मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना अब। और आप कैसे निकाल सकते हो, तरीका समझाने के लिए बता रहा हूं, एसिस लॉ कैसे लगाएंगे। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा कि देखो, ये डेल्टा एच की वैल्यू तो देखो गिवन थी, एरो के ऊपर लिख दिया। ये अगर एक ही स्टेप में
अगर इस पर्टिकुलर तरीके से हम मीथेन बना दें, सी सॉलिड प्लस 2H2 गैस, 1 मोल मीथेन बन गया, तो डेल्टा एच की वैल्यू -94 है। ठीक हो गया बेटा, इफ दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दैट वन स्टेप। अब देखो क्या हुआ, कार्बन सॉलिड पहले बदला कार्बन गैस में, ये डेल्टा एच की वैल्यू, इसको डेल्टा H2 कह दिया। ये 2H2 कन्वर्ट हुआ पहले 4 हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म के अंदर, एटोमाइजेशन हो गया, इसको डेल्टा H1 कह दिया गया। अब ये 4 हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में और ये 1 कार्बन गैसीय स्टेट में आपस में मिले, और फिर ये आपका 1 मोल CH4 का बन गया। मतलब ये अलग तरीका था, हेयर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। पहले लिखा था दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। सो अकॉर्डिंग टू द हेसिस लॉ व्हाट यू कैन राइट, कि जो ये ऊपर डेल्टा एच लिखा था, दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज इन द these डिफरेंट स्टेप्स। ये CH4 कैसे भी बने, whether it form in one step or in more than one step, the heat change will remain same। एक स्टेप में बना तो हीट चेंज, ये डेल्टा एच -94, तो ये डेल्टा एच है। ठीक हो गया। मैनी स्टेप्स में बना तो इन सभी का सम अप कर देंगे, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। देखो ये हमने वही किया, डेल्टा एच की वैल्यू लिखी, डेल्टा H1 की जगह हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे 2H2 को लेके हमने लिखा, ये 4H बन गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 443, ये वैल्यू ऊपर से देख के हमने लिखी। ये एक H2 की थी बेटा, एक H2 की, तो दो की बोलो कितनी हो गई, इसकी 4 गुना कर दी, 4 टाइम्स इसके कर दी। ये H2H में ही बदल रहा है ना, यहाँ पे भी देखो H2H में ही बदल रहा है, लेकिन H2 यहाँ पे 2H में बदल रहा था, यहाँ 4H चाहिए थे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आ गया ना बेटा बात समझ में। उसके बाद देखें, कार्बन सॉलिड कार्बन गैस में बदल रहा है ना, वन ही बदल रहा है ना, वही 703 लिखा, वही 703 लिखा। डेल्टा H3 तो निकालना है ना बेटा, हमें पता ही नहीं इसका, ये वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, ये रख दिया हमने, तो डेल्टा H निकल गया, आंसर निकल गया। डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि आपका ये जो बन रहा है गैसियस एटम से बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बन रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन का आगे का तरीका तो हम जानते ही हैं, जो हमने देखा था कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये पहली स्टेप हम बता रहे हैं, पहली स्टेप के तरीके ये अलग अलग हो सकते हैं। पहला तरीका दूसरा बताया, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, उससे बताया, प्लस ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसमें हेसिस लॉ के बेसिस के ऊपर इसको एक्सप्लेन किया। सेकंड स्टेप कॉमन है, देखो उसी टाइप से, वही सेम आंसर बेटा आपका आ गया ना, सेम आंसर। तो अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द सीसी बॉन्ड एनर्जी फ्रॉम द गिवन डाटा। ये डाटा गिवन है, इस डाटा को यूज करते हुए हमें सीसी बॉन्ड एनर्जी निकाल। तो ये जो डाटा गिवन है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2 कार्बन गैस, 6 हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में, और C2H6 डेल्टा एच, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं सीसी बॉन्ड एनर्जी। पहला जो तरीका है उससे हम बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, जो गिवन डाटा है, जो गिवन इक्वेशन, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये निकालने के लिए C2H6 को देखो कहां पे है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में, राइट साइड में है, बिल्कुल राइट में ही चाहिए था, इसको कुछ नहीं करना। अब चलते हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 कार्बन चाहिए, कहां पे है कार्बन, इक्वेशन नंबर 2, कितने चाहिए, दो, दो चाहिए, दो चाहिए ना, और कार्बन गैसियस फॉर्म के चाहिए, गैसियस फॉर्म में तो यहाँ पे राइट साइड में, हमें तो लेफ्ट में चाहिए, तो इक्वेशन 2 को रिवर्स भी करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को रिवर्स भी करना, और 2 कार्बन चाहिए, तो और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, और क्या कर दो, इसको उससे भी मल्टीप्लाई कर दो। और देखो हाइड्रोजन 6 चाहिए, एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, ये रहे एटॉमिक फॉर्म में, राइट में चाहिए, राइट में ही है, लेकिन 6 चाहिए, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर। ठीक हो गया बेटा। अब ध्यान से देख लेना सारी चीजों, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ऐसा ही लिखा है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड रिवर्स इट, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3, इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया है, देखो 3 से बिल्कुल ठीक कर दिया। और उसके बाद देखें, देखो पहले हम देखते चले जाते हैं, चलो इक्वेशन नंबर 1 को हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान से देखना, और इसको रिवर्स भी कर दिया,
टू से मल्टीप्लाई किए, रिवर्स किया तो जो 716.7 था, प्लस का साइन था, माइनस हो गया, टू से मल्टीप्लाई, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अगले को देखो, अगली जो रिएक्शन थी यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 3 को क्या किया बोलो, इक्वेशन नंबर 3 का हमने क्या किया, ध्यान से देखे बेटा यहाँ। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन आपकी लिखने के बाद क्या क्या किया था हमने बोलो, इक्वेशन नंबर 1 को ऐसा रखा, 2 को रिवर्स भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, 3 को भी मल्टीप्लाई किया और रिवर्स किया, और उसके बाद कॉमन चीजों को कट ऑफ कर दें। कॉमन चीजों को कट ऑफ करने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, 2 कार्बन, ये देखो ये ग्रेफाइट, देखो ये कैंसिल हो गए थे। और बताओ क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, जल्दी बताएं। C2H6 आपका देखो एच एच बच जाएगा, ये इधर 6, और बताएं शहबाज, ये से ये कैंसिल हो गया आपका, हो गया ना, ये 6H आपका बच गया, और ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है बॉन्ड एनर्जी सीसी बॉन्ड की, तो ये इथेन है यहाँ पे। तो देखो इथेन की स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, देखो ये स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, C2H6 इथेन, तो दो कार्बन हो गए, एन है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, रिमेनिंग वैलेंसी H से पूरी कर देंगे हम। तो डेल्टा H की बॉन्ड एनर्जी की टर्म में कैसे लिखते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ दी प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो रिएक्टेंट है आपकी, देखो वहां पे तो ये आपके एलिमेंटल फॉर्म है इसलिए तो जीरो हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड में हो जाएगा, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 6 आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है, कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी तो देखो ऊपर गिवन है, ये रही 416 गिवन है ये तो आपकी, तो यही हमने पुट की, ये तो जीरो हो गई। कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी देखो प्रोडक्ट साइड में लिखा है हमने, और ये 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस मच, क्योंकि जो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होता है उसकी एनर्जी तो जीरो होती है। डेल्टा एच पहले हमने ऊपर देखो निकाल दिया था ये, और यहाँ पे पुट किया, और इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब दूसरा तरीका जो हम बता रहे थे, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी, देखो इक्वेशन नंबर जो 1 है, इसमें आप देखिए बड़े ध्यान से क्या क्या है बोलो, हीट ऑफ रिएक्शन तो गिवन ही है यहाँ, प्रोडक्ट साइड में कौन है, C2H6, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 लिखा, एक ही है बैलेंस रिएक्शन में 1 है, माइनस में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो माइनस साइन बाहर है, ब्रैकेट में रिएक्टेंट कौन कौन है, तो दो कार्बन ग्रेफाइट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, प्लस में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3H2 है, तो 3 लिखा है इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। जस्ट पुट द वैल्यूज, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन थी -84.67, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेन निकालनी है, इथेन सॉरी, ऐसा हमने लिख दिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट ये पहले से गिवन है, देखो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट है, यहाँ पे ग्रेफाइट लेफ्ट हैंड साइड में, देखो राइट में आना चाहिए फॉर्मेशन के लिए, तो रिएक्शन रिवर्स करने के बाद माइनस साइन आता है इसलिए माइनस लिखा हमने। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 देखो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी रिवर्स करने के बाद लिखा जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन में यहाँ पे लिखना पड़ा। तो ये कैलकुलेशन हमें अपने माइंड से सोच के हमें करनी होती है, गिवन डाटा को हमें किसको रिवर्स करना है, रिएक्शन को किसको नहीं। और उसके बाद ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन आप देखें, बिल्कुल सेम डाटा देखो जो इधर आई थी हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे भी वही आ गए, मतलब पहली स्टेप करने के तरीके कोई भी एक कर सकते, इसलिए मैंने और करके लिख रखा, पहली स्टेप आप किसी भी एक तरीके से करें, दोनों ठीक ही होंगी। अब सेकंड स्टेप वही के बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है सीसी बॉन्ड की, ये तो हमने क्या लिखा, डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट साइड में तो देखो ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो जीरो ही रहेगी, पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये तो कॉमन है। अब देखो नेक्स्ट कॉमन सी बातें जो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारे मोस्ट क्वेश्चन हमने बता दी, कुछ वैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने ये सीखा था कि बॉन्ड एनर्जी ब्रोकन माइनस बॉन्ड एनर्जी फॉर्म्ड का क्या मतलब है। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन हमने स्ट्रक्चर सभी की ड्रा कर दी, HCl ये सभी प्रोडक्ट बन गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में देख के बताएं कौन सा बॉन्ड टूटा कौन सा बना। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके ये OH बॉन्ड है, ये ब्रेक हुआ है, देखो OH बॉन्ड ब्रेक, रिएक्टेंट साइड में OH बॉन्ड टूटा है ना, और तो कोई बॉन्ड नहीं टूटा। प्रोडक्ट साइड में कौन सा बॉन्ड बना है आपका, सिर्फ ये OH बॉन्ड बना है,
सिर्फ वो एच, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं। देख पूरी रिएक्शन को आप चेकआउट कर ले, नथिंग हैपन्स। तो डेल्टा एच किसके इक्वल हुआ? डेल्टा एच बॉन्ड ब्रोकन, HCl की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दी। माइनस में डेल्टा एच फॉर्म्ड बना, सिर्फ वो एच बॉन्ड है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा विद पर्टिकुलर साइन, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी। क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें। तो यही कॉमन स्टेप्स आपने फॉलो की जो मैंने आपको बताया था। अब अगला देखिए बेटा, यहाँ पे ये कोई रिएक्शन है, स्ट्रक्चर बना दी हमने। तो इसमें क्या देखा? देखो ये जो रिएक्टेंट साइड में आपका मोलिक्यूल है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया बोलो? कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यही बॉन्ड तो टूटा, तो सी डबल बॉन्ड, सी की वैल्यू गिवन। देखो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, क्या चीजें गिवन हो तो कैसे पता चले कि हमारा जो फॉर्मूला बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लगाएं, तो यहाँ पे सी एच बॉन्ड की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। देखो तो क्या करें? उस वक्त यही काम करना पड़ता है, बॉन्ड ब्रेकन बॉन्ड फॉर्म्ड। तो डेल्टा एच बॉन्ड ब्रेकन माइनस डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्म्ड आपको यूज करना ही पड़ता है। और ये बी आर बॉन्ड टूटा, इसकी एनर्जी दे दी। देखो सी एच बॉन्ड जो 4 थे और एक CCl, ये तो इंटेक्ट रहे ना, इनमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, ये तो टूटे ही नहीं। नए बॉन्ड कौन से बने? एक CC बॉन्ड नया बना है, तो CC बॉन्ड की वैल्यू गिवन है। सी बी आर बॉन्ड बने हैं, दो बने हैं, तो दो, एक की वैल्यू गिवन है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अगला लेते हैं। इसमें आप देखें, इसके अंदर हमने ये रिएक्शन लिखी, पूरी बैलेंस भी कर दी। तो अब क्या बॉन्ड टूटे क्या बने, या ओवरऑल ही हमें यूज करना पड़ेगा? इसमें तो देखो बड़े ध्यान से देखें कि आपके सारे ही बॉन्ड टूट गए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी टूटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी टूटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूटा, और ये सारे बॉन्ड बने। तो यहाँ पे तो सिंपल आप वही भी यूज कर सकते थे, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बेटा? ये सारी वैल्यूज गिवन आप न्यूमेरिकल आराम से निकाल देंगे। अगला देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये मीथेन प्लस दिस मच, मीथेन की स्ट्रक्चर खोल के लिखी। Cl2 इसमें देखे कौन सा बॉन्ड टूटा? CH4 में ये सिर्फ एक CH बॉन्ड टूटा, और तो टूटे नहीं। Cl2 में सिर्फ एक ये बॉन्ड टूटा। CH3Cl में सिर्फ एक नया बॉन्ड बना है, ये CCl, और ये आपका जो HCl, ये नया बॉन्ड बना है। तो जोन से बॉन्ड बने, बॉन्ड ब्रोकन माइनस बॉन्ड आपकी डेल्टा एच बॉन्ड फॉर्म। आप यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। वैसे मैंने दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप सिंपल लगाएं बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो ये हमने पहले वाला तरीका देखो यहाँ पे लगा रखा है, फोर थे ना यहाँ पे CH बॉन्ड, 4 मल्टीप्लाइड बाय 413, देखो ये CH बॉन्ड की है। प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाय CCl 242 दे रखा है, ये कर दिया। माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपके प्रोडक्ट हो गया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 413 CH बॉन्ड थे, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय CCl बॉन्ड एक ही है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय HCl बॉन्ड, ये हमने लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? या हम जैसे बॉन्ड ब्रोकन, ये और लिख दें आप यहाँ, या तो यही तरीका है, या इसके बीच में अगर मैं यहाँ पे और लिख दूं, बड़े ध्यान से देखे बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखो क्या लिख देता हूँ, या बीच में देखो ये और आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रोकन और बॉन्ड फॉर्म्ड के बेसिस पे इधर एक CH बॉन्ड ही टूटा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 413 है, प्लस ये एक बॉन्ड ही टूटा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 242 है, 242 है, माइनस यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना है CCl बॉन्ड, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 328 है, प्लस एक ही बॉन्ड बना है HCl, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर एक ही आएगा। दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिमिलरली इसी टाइप से N2H4 की स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी, O2 की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, N2 की स्ट्रक्चर, वाटर की स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दी। उसके बाद हमें यहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट बॉन्ड्स की हमने यहाँ पे दे रखी है। NH बॉन्ड है यहाँ पे देखो दे रखी है, N सिंगल बॉन्ड N है वो भी दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है ना, NN बॉन्ड यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर हुआ कुछ? तो अब ये सारी वैल्यूज पुट करना, आपका क्वेश्चन बड़ी आराम से निकल जाएगा। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम द हीट ऑफ रिएक्शन। जो हमारी हीट ऑफ रिएक्शन वाला जो टॉपिक था कि टाइप्स कितनी हो सकती है हीट ऑफ रिएक्शन की, हेसिस लॉ भी जैसे बीच में हमने आपको अप्लाई करके दिखाया। तो डिफरेंट तरीके से आप किसी भी एक न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहनी चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक निकले। सो दैट इज ऑल अबाउट माय साइड। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। ऑफलाइन क्लास में भी आप आके मेरे से कोई भी क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।